अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं और नेक्स्ट टॉपिक है अपना भारत का भौतिक विभाजन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपनी इंडियन ज्योग्राफी में। ये टॉपिक समझ में आ गया मतलब पूरी ज्योग्राफी समझ में आ गई। भगवान ने भारत के लिए क्या क्या कंडीशन दी हैं ये इसके अंदर पढ़ना होता है। भारत को भौतिक रूप से कैसे बनाए, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से तो हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले ही हैं, राजनीतिक रूप से कितने राज्यों में बांटा हुआ है, लेकिन भौतिक रूप से कैसे बना हुआ है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं, भारत को 5 भागों में, ठीक है। और उन 5 भागों को हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इमेज यूज किए हैं, 3D मैप यूज किया हुआ है, 3D इमेज यूज की गई है और मैप तो मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। साथ साथ में हम गूगल अर्थ में भी चलेंगे ताकि हम पीक्स को देख सकें, एरियाज को देख सकें, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, 5 भाग कौन कौन से, ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो उसे उत्तर पर्वतीय प्रदेश बोला जाता है। हिमालय के जस्ट नीचे आते हैं मैदानी प्रदेश, जो कि अपना पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम वाला क्षेत्र होता है। वहाँ पे मैदान है, उपजाऊ जमीन है, वो आते हैं। वो अपना दूसरा नंबर का पार्ट होता है भौतिक विभाजन में। तीसरे नंबर पे जो सर्वाधिक फैला हुआ है भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी प्रायद्वीपीय पठार है, उस पठार के भी छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उसे सम्मिलित रूप से प्रायद्वीपीय पठार बोल दिया जाता है। त्रिभुजाकार आकृति वाला है। अभी हम सारा मैप में देखने वाले हैं, आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो त्रिभुजाकार आकृति का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो माना जाता है। चौथा जो भाग माना जाता है वो होता है अपना तट। तट के पास में जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे नदियां निकलती हैं, उन नदियों के कारण उन तटों के क्षेत्र में मैदान बन जाते हैं, तो तटीय मैदान बन जाते हैं। तो वो अपना चौथा क्षेत्र होता है। तटीय मैदान भी 2 तरीके से बनेंगे, पूर्व के घाट की तरफ बनेंगे तो पूर्वी घाट तटीय मैदान, ठीक है, और पश्चिम की तरफ बनेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान, दोनों बनेंगे। अब मुख्य भूमि से अलग हम जाते हैं तो अपने द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीप समूह है, 300 से ऊपर द्वीप समूह है, ठीक है। उनमें मुख्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरी साइड में अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप समूह, और बाकी छोटे छोटे द्वीप भी हैं, श्री हरिकोटा, पम्बन द्वीप, ये भी हम सब देखते हैं। ओके, उसके बाद में अगर मुख्य भूमि में ही कुछ और क्षेत्रों की बात करें जिनका कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं, उनमें बात करें तो अपना राजस्थान के क्षेत्र में जो आता है वो रेगिस्तान वाला एरिया आता है, जिसकी भौगोलिक स्थितियां बाकी सबसे अलग हैं। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो जो गंगा नदी है उनके मुहाने पर जो डेल्टा बनाए जाते हैं, गंगा नदी या प्रायद्वीपीय नदियां जो अपना पानी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, वो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, तो उसे 6वां भाग माना जाता है। और अगर थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बात करें तो अपना सर क्रीक वाला या कच्छ करंट जो है उसे भी शामिल कर सकते हैं। बट हम 5 मेन मानते हैं। 5 मेन कौन कौन से, ऊपर से शुरू किया हमने हिमालय, हिमालय के बाद हम मैदान पर आए, उसके नीचे आ गए हम प्रायद्वीपीय पठार पर। अब प्रायद्वीपीय पठार के इस साइड में अपना पूर्वी तटीय मैदान, दूसरी साइड में अपना पश्चिमी तटीय मैदान, ये 4 हो गए मुख्य भूमि के। उसके बाद में हम साइड में चले गए अपने द्वीपों पर, तो द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, वो सबसे इंपॉर्टेंट देखे थे। उसके बाद में अपना रेगिस्तान, बट ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन से हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय वाला क्षेत्र, ओके। दूसरा है उत्तरी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, ठीक है, तो इसे उत्तरी मैदानी प्रदेश बोल सकते हैं, या उत्तर से नीचे की साइड में आ रहे हैं तो उत्तरी मध्यवर्ती बोल सकते हैं। ओके, वैसे उत्तरी मैदानी प्रदेश भी बोला जाता है, ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे बोला जाता है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। चौथा है तटीय मैदानी क्षेत्र, और 5वां है द्वीपीय क्षेत्र, ओके, आइसलैंड रीजन। उसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्र है और डेल्टाई क्षेत्र है। देखिए इस मैप में, ये ब्लैंक मैप है, आपकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे हिमालय पर्वतमाला है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरीके से हिमालय पर्वतमाला है, मैंने जो बनाई है इस तरीके से हिमालय पर्वतमाला है। इवन इफ यहाँ से समुद्र के अंदर ये चली जाती है और आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इसी हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। बट उस चीज को भूल जाइए, लेकिन यहाँ से और इस जगह से इस साइड तक जो है वो हिमालय पर्वतमाला है, ओके। यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया था, इधर की साइड में जो है तिब्बत का पठार है, ऊपर की साइड में तिब्बत का पठार है, और इधर की साइड में पामीर का पठार मैंने आपको बताया था। पामीर का पठार जो है वो काफी पर्वत श्रेणियों के लिए एक नोट का काम करता है या बांधने का काम करता है। तो इधर की साइड में हिमालय पर्वतमाला है, इसके इस साइड में है अपनी हिंदू कुश पर्वतमाला, इस साइड में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाला जो क्षेत्र है वहां पे है हिंदू कुश पर्वतमाला, इधर की साइड में कुल्लू श्रेणी है। तो ये इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उन सबको बांधने का काम करता है पामीर नोट या पामीर गांठ जिसे बोला जाता है।
ठीक है। अब इंडिया की बात चल रही है तो इंडिया को ही देखेंगे हम। इंडिया में सबसे पहला ऊपर वाला हिस्सा कौन सा बता दिया मैंने, हिमालय वाला। हिमालय वाला कैसे हुआ, इस तरीके से हिमालय पर्वतमाला है, ओके, इस तरीके से है, और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में भी है, ओके। उसके बाद में हिमालय से नदियां निकलती हैं, उन नदियों के कारण नीचे की साइड में जो है वो वहां पे मैदानी प्रदेश बन जाता है, ठीक है। नदियों के द्वारा जो जल को बहाकर लाया जाता है, और वहां पे जो गड्ढा बना हुआ था, हिमालय पर्वत तब बने थे उस समय, उस गड्ढे को भरने के बाद में वहां पे मैदानी क्षेत्र बन गया है, ओके। ये इस तरीके से यहाँ पे कौन सा उत्तर का मैदान जो है वो बना हुआ है। इधर की साइड में नदियां, बहुत सारी नदियां, कौन कौन सी आपको पता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और गंगा की बहुत सारी सहायक, और साथ साथ में अगर बात करें तो सिंधु नदी भी, ठीक है। कैसे जाती है वो नदी हम आगे भी देखेंगे, बाकी पहले भी देख चुके हैं। ये सिंधु नदी जाती है, उसके बाद में गंगा नदी है, ठीक है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। इन नदियों और इन नदियों के सहायक नदियों के कारण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बन रहा है, उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तर मध्यवर्ती मैदान बन जाता है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश की। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है, प्रायद्वीपीय पठार जैसे हम बोल सकते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार इस तरीके से, ये पूरा पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति का, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, बीच बीच में ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, पठार बीच बीच में कहीं कहीं पे मैदान है छोटे छोटे, बट पूरा ओवरऑल में अगर देखें तो यहाँ पे एक पठार है पूरा, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये अपना प्रायद्वीप है नीचे की साइड में दक्षिण वाले हिस्से में, और प्रायद्वीपीय इसे पठार बोला जाता है, ओके। इन प्रायद्वीपीय पठारों के साइडों में, इस साइड में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैदान बना हुआ है, इस साइड में मैदान बना हुआ है, तो ये है अपना तटीय मैदान। कौन सी दिशा है इधर की साइड में, पूर्वी दिशा है, तो पूर्वी तटीय मैदान। ऐसे इस साइड में भी मैदान बना हुआ है, तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये चार भागों में अपना इंडिया पूर्ण तरीके से यहाँ मुख्य भूमि विभाजित हो जाती है। और अगर आप रेगिस्तान को भी शामिल करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इधर की साइड में, यहाँ पे रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। इस जगह पे अपना राजस्थान का अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जितना भी है वहां पे रेगिस्तान क्षेत्र है, ओके। तो इस तरीके से इंडिया का ज्योग्राफिकल डिवीजन हो जाता है। उसके साथ साथ में इधर की साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह है। और डेल्टा कहाँ पे है, जहाँ पे नदियां अपनी पश्चिम बंगाल में अपना पानी छोड़ती हैं, वहां पे डेल्टाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो अपना निक्षेप या छोटे छोटे द्वीप समूह से बना देते हैं, और वहां पे दलदली जमीन बन जाती है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये मैंने ओवरव्यू में आपको बता दिया। अब हम एक एक करके सारी चीजों को देखने वाले हैं। एक एक हिमालय को पूर्ण रूप से देखेंगे, उत्तरी मैदान को पूर्ण रूप से देखेंगे, हिमालय के भी अलग अलग भाग हैं वो सारा कुछ देखते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, देख लीजिए। भूआकृतिक दृष्टि से भारत में काफी विविधता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके लिए भगवान ने इतने अच्छे तरीके से सारी सुविधाएं दी होंगी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हिमालय अगर भारत के लिए नहीं होता, तो उत्तर से आने वाली जो रूस की साइड से, साइबेरिया की साइड से आने वाली जो सर्द हवाएं थी वो हमें जमा दिया करती, पूरे बर्स यहाँ पे मतलब ठंडा रहता, ठीक है। उसके अलावा मानसून का अगर सिस्टम नहीं दिया होता भारत के लिए, स्पेशल मानसून का सिस्टम जो है वो भारत के लिए बनाया भगवान ने। बाकी देशों के साथ में ऐसा नहीं होता कि 3-4 महीने पूरे बारिश ही बारिश का मौसम हो, मानसून स्पेशल आते हैं अपने इंडिया के लिए, ओके। तो उसके कारण पूरा 3 महीने 4 महीने का बरसात का मौसम रहता है। के मामले में देखो, देश के लगभग 10.6% पर क्या है, पर्वतमालाएं, ठीक है। उसके बाद में 8.5% पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद 27.7% क्षेत्र पर क्या है, पठार हैं। और 43.2% पर क्या है, मैदान क्षेत्र है। तो ये विविधता बहुत सारी है। उसके अलावा आपको बताया मैंने, डेल्टा क्षेत्र है, डेजर्ट है, आइलैंड्स हैं, ठीक है। और ऊंचे ऊंचे पठार पर्वत तो यही हैं। देखो, पर्वत और पठार आपको अंतर पहले बता चुका हूँ। पर्वत जो होते हैं हमेशा श्रृंखला में होते हैं, पर्वत जो होती हैं वो श्रृंखला में होते हैं, एक के बाद एक, दो, इस तरीके से। इनका जो ढलान होता है वो काफ़ी तीक्ष्ण होता है, ऊपर जाना फिर नीचे आ जाना, इस तरीके से पर्वत श्रृंखला में चलते रहते हैं, ऊंचे नीचे एक तरीके से, इस तरीके से होते हैं पर्वत जो होते हैं, ओके। अगर हम पठारों की बात करें तो पठारों में जो स्लोप होता है वो काफ़ी कम होता है, तीक्ष्ण नहीं होता है, धीरे धीरे चढ़ान होता है उसमें, इस तरीके से ढलान होता है इस तरीके का। और ऊपर जाने के बाद में वो समतल जैसे हो जाते हैं, ओके, समतल जैसे हो जाते हैं। और उसके बाद में उस ढलान जो होता है वो धीरे धीरे नीचे कम होता है, ओके। इस तरीके से पठार होते हैं। पठारों की जो ऊंचाई होती है करीब करीब 600 मीटर के आसपास में होती है। पर्वत जो होते हैं वो करीब करीब 3500 मीटर से ऊंचे ही होते हैं नॉर्मली, जो हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र है। अब ये पर्वत जब घिस घिस के कम हो जाते हैं ना, छोटे हो जाते हैं घिस घिस के, तो ये पहाड़ियाँ बन जाते हैं। इनकी अगर लंबाइयाँ जो हैं वो कम हो जाएं, ऊंचाइयाँ जो कम हो जाएं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा भी होता है कुछ पठारों के बीच में इस तरीके से ऊंचा निकल के आ गया है तो वो पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। पहाड़ियाँ पर्वत से एक छोटी होती हैं, पहाड़ियाँ अपने आप में एक अलग से एंटिटी होती है,
और पर्वत जो होते हैं हमेशा एक श्रृंखला में होते हैं, एक के बाद दो तीन इस तरीके से कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला है, इसके कुछ हिस्सों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मान सकते हैं, बट मेनली पर्वतमाला मानेंगे। ओके, उसके अलावा मैदान जो होते हैं समतल इस तरीके के होते हैं। नॉर्मली इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर के आसपास में होती है, ठीक है, बट ऊपर नीचे होती रहती है। और यहाँ पे उपजाऊ मैदान होते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक खेती होती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ओके, अब 3D मैप के थ्रू देखिए किस तरीके का होता है। ये मैंने 3D मैप अपना लिया हुआ है गूगल के थ्रू। ये देखिए, ये अपना इंडिया है, आप देख रहे होंगे 3D मैप यूज किया है। इस इंडिया में आपको इधर की साइड में ऊंचाई वाला क्षेत्र दिख रहा होगा। ओके, मैं रेड पेन कर देता हूँ। ये वाला क्षेत्र ऊंचा दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे ये उठान दिख रहा है, ये ऊंचा उठाव दिख रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है? हिमालय पर्वतमाला है। ये हिमालय पर्वतमाला है। ओके, और इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है। हिमालय पर्वतमाला के भी अलग अलग भाग हैं। हिमालय जो मुख्य पर्वतमाला है उसके 3 भाग हैं, उससे ऊपर की साइड में ट्रांस हिमालय भी है। अब इस हिमालय पर्वतमाला की, ये हिमालय पर्वतमाला यहाँ तक जाता है, इधर की साइड में हिंदू कुश पर्वतमाला है। ओके, अब इस हिमालय पर्वतमाला से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों के कारण यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पे ये मैदान बना हुआ वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो है वो मैदानी क्षेत्र है ये। और इसकी ऊंचाई भी अगर देखेंगे तो आप इसकी ऊंचाई भी आपको कम लग रही है। 3D मैप है, आप 3D में आपको ऊपर नीचे हिसाब दिख रहा होगा, ये आपको ऐसा लग रहा होगा इसकी ऊंचाई कम है, काफ़ी कम है। ओके, आपको कवर हो रहा होगा, इसकी ऊंचाई काफ़ी कम लग रही होगी। तो ये वाला ऐसा जो है अपना मैदानी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा। ओके, उसके बाद में आप नीचे की साइड में देखेंगे तो ये पूरा वाला हिस्सा इस तरीके से ये आपको ऊपर उठा हुआ दिख रहा है और पठार जैसा हिस्सा लग रहा है, थोड़ा ऊंचा उठा है, ज़्यादा ऊपर नहीं है और स्लोप के साथ में उठा हुआ है। ढलान जो है वो बहुत कम है। ओके, इसकी भी बहुत सारी हिस्से हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, मैकाले श्रेणी। उसके अलावा इधर की साइड में छोटा नागपुर का पठार है। और ये अपना जो घाट है ये अपना पश्चिमी घाट है, इधर की साइड में ये अपना पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को आप देख रहे होंगे तो ये कंटिन्यूटी बन रही होगी, एक साथ में कंटिन्यूस है। और पश्चिमी घाट के बाद में जो तट इलाका जो दिख रहा होगा उसमें आपको चौड़ाई कम दिख रही होगी, जबकि पूर्वी घाट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग भागों में टूटा हुआ आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। और उसके बाद में जो चौड़ाई है थोड़ी सी पश्चिमी घाट की तुलना में आपको अधिक दिख रही होगी। आई थिंक आपको गूगल 3D मैप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और 5 जो भाग मैंने आपको बताए वो समझ में आ गए होंगे। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया है हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद में जो सबसे नीचा इलाका जो माना जाता है अपना, वो कौन सा है अपना? इधर की साइड में दूसरे नंबर वाला जो है वो मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान में भी उसका हिस्सा माना जाता है क्योंकि सिंधु नदी के कारण। ओके, इधर की साइड से ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही। दूसरा हो गया अपना मैदानी क्षेत्र। उसके बाद मैंने तीसरा जो बताया था त्रिभुजाकार आकृति वाला, जो वो दक्कन का पठार दक्कन का नहीं, प्रायद्वीपीय पठार। दक्कन का पठार एक्चुअली में प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। दक्कन का पठार इसमें से छोटा सा हिस्सा है। ओके, प्रायद्वीपीय पठार है ये इस तरीके से। इसके भी ये जैसे अरावली पर्वतमाला इसी का हिस्सा माना जाता है, दक्कन के पठार का ही। बाकी ये प्राचीन पर्वतमालाएं या पहाड़ियाँ हैं। ओके, ये सारा अब यहाँ पे इधर की साइड में विंध्याचल पर्वतमाला है ये, और नीचे की साइड में सतपुड़ा, इनके बीच में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये जो हैं विंध्याचल और सतपुड़ा जो हैं ये अपने भारत को नॉर्मली 2 भागों में बांट देती हैं। ऊपर के हिस्सा जो है उत्तर भारत और नीचे की साइड में दक्षिण वाला, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ इस वाले क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अलग हैं। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो कम जनसंख्या, तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या। बाकी इधर वाले मैदानी क्षेत्र में क्षेत्रफल तो कम है लेकिन जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ओके, तो ये 3D मैप है। दूसरा 3D मैप देखिए, ये भी 3D मैप ऊपर से आपको दिख रहा होगा क्लियरली, आपको कुछ तो दिख रहा होगा इसमें। देखो, ये हिमालय पर्वतमाला, ऊंचाई दिख रही होगी आपको, काफ़ी अच्छे तरीके से ऊंचा है। इधर की साइड में इसमें मुड़ाव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अराकान पर्वत श्रेणी है, अराकान, ये म्यांमार की अराकान बोलते हैं इसे। एंड इधर की साइड में कुछ गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं जो कि अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका हिस्सा मानी जाती है। अगर इसे हिमालय पर्वतमाला को हम देखें नीचे की साइड में, तो यहाँ पे समुद्र के अंदर जो है वो अंदर समा जाता है, लेकिन बाद में फिर से बाहर निकलता है। अब ये बाहर निकलता है तब कौन सी द्वीप निकल के आ जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम हिमालय पर्वतमाला का ही हिस्सा मानते हैं। इस तरीके से हिमालय पर्वत यहाँ से मुड़ा और नीचे की साइड में चलता जाता है हिमालय पर्वतमाला। ओके, ये अपना आपको दिख रहा ही होगा, प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है। बीच में ये मैदान है, नदियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ओके, ये मैदान है। इधर की साइड में आप देख रहे हैं ये घाट है। कौन से घाट हुए? इस साइड में पश्चिम दिशा है तो पश्चिमी घाट है, इधर की साइड में पूर्वी घाट टूटे हुए दिख रहे होंगे आपको। और इसका जो मैदान बन रहा है ये चौथा वाला हिस्सा है। ये जो मैदान है
ये इधर की साइड वाला जो है वो पूर्वी घाट मैदान है, और इधर की साइड में पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो है उसकी चौड़ाई कम दिख रही होगी आपकी, पूर्वी घाट तुलनात्मक रूप से अधिक चौड़ा है। ओके, आई थिंक ये 3D मैप में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब एक एक करके हम चलने वाले हैं। ये आपके लिए मैप दिया हुआ है, खुद से आप समझने की कोशिश करना कितना ऊंचा भाग उठा हुआ है। इसमें आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे आपको हरा हरा दिख रहा है वहाँ पे जो ऊंचाई है वो 50 मीटर 100 मीटर के आसपास में। अब उससे ऊपर जाने पे येलो दिखता है वहाँ पे 250 मीटर के आसपास में, और उससे ऊपर जाने पे थोड़ा थोड़ा रेड होता है और हाई रेड होता जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा रेड हो जाता है, तो वो 2000 से 4000 मीटर। और उससे भी ऊपर जाने पे बिल्कुल सफ़ेद जैसा दिख रहा होगा, यानी और ऊंचाई है वहाँ पे 6000 8000 मीटर। वहाँ पे क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। इधर की साइड में देख लीजिए, ये पूरा का पूरा 6000 मीटर से ऊंचा हिस्सा वाला है। ओके, तो यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। ओके, नेपाल में भी कुछ हिस्सा है इस तरीके से जहाँ पे अधिक ऊंचाई है। ओके, उसके बाद में ये रेड रेड आप देख रहे होंगे, इसका मतलब वहाँ ऊंचाई का जो औसत है वो 4000 के आसपास में। यहाँ पे हरा हरा आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ऊंचाई जो है वो 100-200 मीटर के आसपास में है। ठीक है, नीचे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे येलो वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो यहाँ का जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर 700 मीटर के आसपास में है। ओके, ये अपना मैदान है, तटीय मैदान है। इधर की साइड में पूर्वी दिशा है, इधर की साइड में पश्चिमी दिशा है। ओके, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हिमालय वाला क्षेत्र चल रहे हैं, बट दूसरे तरीके से और देख लेते हैं। ऐसे देखते हैं हम। अब हम अपने आप को हिंद महासागर में ले जाते हैं। हिंद महासागर की साइड से देखते हैं भारत कैसा दिखता है। जैसे ये वाला इमेज दिखाया था मैंने, ये तो हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं इस जगह पे। इस जगह से खड़े होकर देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, उस तरीके से हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में तटीय मैदान आएंगे, उसके बाद में पठार आएगा, ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद में अपना ये मैदान आएगा, मैदान की साइड में बिल्कुल नीचे हो जाएगा। उसके बाद में हिमालय की 3 श्रेणियाँ आएंगी। हिमालय का पहला वाला हिस्सा जो है वो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में मध्य पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय। देखिए, इस तरीके से आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अपना हिंद महासागर का तल, ये आपने तल मान लिया हिंद महासागर का, यहाँ पे तल मान लिया। ओके, उसके बाद में ऊपर उठता है अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है, प्रायद्वीपीय पठार आता है इस तरीके से, जिसकी ऊंचाई 500 से 700 मीटर के आसपास मैंने आपको बता दी है। प्रायद्वीपीय पठार के बाद में आपको मैदान दिखेंगे। मैदान जो है वो एक्चुअली में पहले गर्त थे, उसमें नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लेके आए गए उनके द्वारा भर दिए गए, तो यहाँ पे ये मैदान बन गए, ये मैदान निर्मित हो गए। ठीक है, इस तरीके से मैदान निर्मित हो गए। मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो 50 मीटर से 300 मीटर के आसपास में है, कहीं कहीं 50 मीटर है। जैसे अपना नीचे चलते जाएंगे, जैसे अपना पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश साइड में जाते जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा नीचा होता जाएगा, और अपना ऊपर की साइड में आएंगे अपना पंजाब हरियाणा, वहाँ पे ऊंचाई 150-200 मीटर के आसपास में होगी। ओके, उसके बाद में हिमालय शुरू होते हैं। हिमालय का पहली जो श्रृंखला है उसे बोला जाता है शिवालिक हिमालय। उसके बाद में शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम है। उसके बाद में आते हैं मिडिल हिमालय, ओके, मध्य वाले हिमालय। उसके बाद में आते हैं ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और हिमालय से आगे जाने पे आते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस यानी पार, हिमालय के पार वाले हिमालय। उसका भी अपनी 2-3 सीरीज हैं, जैसे कि अपना लद्दाख श्रेणी है और उसके अलावा अपनी काराकोरम श्रेणी है। ओके, तो वो हिमालय के ट्रांस हिमालय आते हैं। उसके बाद में अपना तिब्बत आता है, तिब्बत की कैलाश श्रेणी आती है, और उससे आगे जाने पे कुलमन श्रेणी, जिसे कुलनुन श्रेणी बोला जाता है, जो भी है वो आप याद कर लेना जैसे भी, क्योंकि ये अपनी चाइनीज है, कुलनुन इस तरीके से नाम है इनका। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी आप स्पेलिंग आप देख लें, कुलनुन सीरीज ये। ठीक है, चाइना वाले हिस्से में, अपना तिब्बत वाले क्षेत्र में। ओके, तो ये अपना हमने जो देखा है, ये इस तरीके से जो हमने मैप देखा है वो हमने देखा है हिंद महासागर में खड़े होके। हिंद महासागर में यहाँ पे हम खड़े हो गए थे। उसके बाद में सबसे पहले प्रायद्वीपीय क्षेत्र आया, फिर मैदान आए, मैदान के बाद में स्मॉल हिमालय आया, उसके बाद में मिडिल हिमालय आया, फिर ग्रेटर हिमालय आया, फिर तिब्बत वाला क्षेत्र आया, कैलाश पर्वत श्रेणी आई, उसके बाद में कुलमल श्रेणी आ गई। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम एक एक करके देखते हैं, बट उससे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं तीनों की। थोड़ा थोड़ा तो मैं बता चुका हूँ। जैसे हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं। हिमालय क्षेत्र नवीनतम बलित पर्वतमाला है, विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है ये, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ओके, क्षेत्रफल जो है वो करीब करीब 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है हिमालय का। औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास में है, और बहुत सारी समानांतर श्रेणियाँ हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय एक ही पर्वत हो, ऐसा बोल दें कि ये हिमालय अकेला पर्वत होगा। हिमालय एक पर्वत नहीं है, हजारों श्रेणियाँ हैं, एक नहीं है, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, हिमालय को जैसे कि ऐसा मानेंगे, अब 3 भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और अपना शिवालिक। इन ग्रेटर हिमालय की भी 200-300 बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, उनमें भी बहुत सारी चोटियाँ हैं, बट ओवरऑल ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक दूसरा इस तरीके से कनेक्टेड हैं।
तो ओवरव्यू में उस तरीके से देखते हैं और पूरे को हम क्या बोल देते हैं, हिमालय। ठीक है, तो बहुत सारी समानांतर श्रेणियां हैं इसमें। ओके, दूसरे नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित होता है। जो नदियाँ जल के साथ में जो पहाड़ों से कट करके जो छोटे छोटे मिश्रण के रूप में मिट्टी आ रही है उसे लेके आती हैं और वो जो गर्त बना हुआ था वहाँ पे उसे रख देती हैं और उसके कारण उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। नदियों के निक्षेप से निर्मित होती हैं। ओके, उसके बाद में औसत ऊंचाई 50 से 300 मीटर है और क्षेत्रफल जो है वो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये आप क्षेत्रफल याद करने की कोशिश कर लेना अगर हो जाए तो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। बट इतना ध्यान रखना कि किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो अपना तीसरा नंबर वाला आने वाला है, प्रायद्वीपीय पठार वाला। ओके, इसे प्राचीनतम पठारी संरचना माना जाता है, बहुत पुरानी है। जिस समय इंडिया जब अफ्रीका से अलग होके या गोंडवाना लैंड का हिस्सा था तब नीचे की साइड से अलग होके आ रहा था, उसी समय ये पठारी संरचना का निर्माण हुआ था। ओके, ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी औसत ऊंचाई जो 500 से 700 मीटर के आसपास है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 16 लाख किलोमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। वैसे भी मैंने आपको दिखाया था त्रिभुजाकार आकृति में बहुत ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल है। इसमें अनेक पठार हैं और अनेक पहाड़ियाँ हैं, एक ही पठार नहीं है पूरा। ऐसे बोल दिया कि हमने प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार के भी बहुत सारे भाग हैं। मालवा का पठार, उसके अलावा अपना मैकाले पहाड़ियाँ, अपना छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, बहुत सारे पठार बाग हैं, अरावली पहाड़ियाँ, तो वो सारे हम अपना इसमें डिटेल में देखने वाले हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हम तटीय मैदान देखेंगे। तो तटियों के समांतर जो जलोढ़ निर्मित मैदान है वो हैं, दो भाग हैं उसके, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ओके, द्वीप में अरब सागर वाले और बंगाल की खाड़ी वाले। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा द्वीप हैं एक्चुअली में, 300 से ऊपर द्वीप हैं। ओके, 300 से ऊपर द्वीप हैं और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक अलग हिस्सा है और लक्षद्वीप समूह अलग हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का समुद्री विस्तार है। अभी थोड़ी देर पहले मैप में बताया था, हिमालय जब मुड़ के पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में से समुद्र के अंदर में चला जाता है, उसके बाद में नीचे की साइड में वो निकल जाता है बाहर। ओके, और लक्षद्वीप समूह जो है प्रबाल भित्ति से निर्मित है, इसे मूंगे का द्वीप भी बोला जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 9 से 14 मीटर के आसपास में है। यानी लक्षद्वीप समूह जो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, उतना ही है और पहाड़ी नहीं है एक्चुअली में, ये प्रबाल भित्तियों के कारण बना हुआ है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं, सभी जो भौगोलिक कंडीशंस हैं उनको एक एक करके देखें। सबसे पहले हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र से शुरू करेंगे। ठीक है, इनका हम डिटेल में भी देखते हैं और उसके बाद में गूगल अर्थ पे चल के एक बार हम 3D में व्यू में करने की कोशिश करेंगे। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है वो करीब करीब 2500 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो पूरब वाले क्षेत्र में अधिक है, जहाँ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है उस क्षेत्र में अधिक है और उसके बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है इसकी चौड़ाई। ओके, चौड़ाई पूरब में चौड़ाई करीब 880 और 200 किलोमीटर के आसपास में है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। एक्चुअली में यहाँ 500 की जगह 50 मीटर है। आई थिंक मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये 50 किलोमीटर है। ओके, तो आप इसे राइट कर लेना, 50 किलोमीटर के आसपास में वहाँ पे हो जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है उधर की साइड में जाने पे। ओके, अगर औसत ऊंचाई की बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की तो 6000 मीटर के आसपास, मैंने 6 किलोमीटर के आसपास में। ओके, नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल नवीनतम जो नए पर्वत श्रृंखला है उनमें से है और आज के समय पे भी इसका निर्माण चल रहा है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। साल दर साल कुछ ना कुछ जो हिमालय की ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, तो नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है और आज भी इसका निर्माण होता जा रहा है। ओके, अल्पाइन भूसंचलन से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यूरेशियन प्लेट से टकराने से जो है वो दबाव बढ़ने के कारण उस तरीके से यहाँ पे अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला बन रही है। और बाकी अपना जो ज्योग्राफी का फुल जो लेक्चर सीरीज आएगी उसमें पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी होगी, 1-1.5 घंटे की आसपास की होगी, तो उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप से पॉइंट्स को आपको बता देता हूँ। क्षेत्रफल में करीब 5 लाख किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास में इसका क्षेत्रफल है। बहुत सारी समानांतर श्रेणियां हैं, उनके बीच में घाटियां हैं, दून्स हैं, द्वार्स हैं, वो हम देखेंगे दून द्वार का होते हैं। ओके, मध्य में बहुत सारी घाटियां हैं, जैसे कि कश्मीर की घाटी है, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में या अगर दो पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, उनके बीच में अगर समतल मैदान बन जाता है तो उसे घाटी बोला जाता है। ओके,
इसकी आकृति चापाकार है, तलवार के समान है, इस तरीके से चलती है, इस तरीके से और इस तरीके से, बाद में नीचे की साइड में भी हो जाती है। ओके, आकृति चापाकार है या तलवार के समान है। पूरब एवं पश्चिम में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाती है। पूरब वाला जो क्षेत्र है इधर की साइड में तीव्र मोड़ बनाती है एकदम से, और इधर की साइड में पश्चिम वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला होती है वहां पे भी ये तीव्र मोड़ बनाती है। ठीक है, इस तीव्र मोड़ को बोला जाता है अक्ष संधि बलन या सिंटेक्सियल बैंड बोला जाता है, या समकोला मोड़ बोला जाता है, हेयर पिन फोल्ड बोला जाता है। मतलब जब यहाँ पे फोल्ड बनाती है, मोड़ बनाती है, तो इस मोड़ को इस तरीके से अक्ष संधि बलन बोला जाता है या समकोला मोड़ बोला जाता है। अब देखते हैं हिमालय का भौतिक विभाजन। अब हिमालय को भी बांट लेते हैं। हिमालय को नॉर्मली हम दो भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार, हिमालय से और ऊपर जाने पे, और मुख्य हिमालय, जो मुख्य हिमालय उसके भी तीन भाग हैं। देखते हैं क्या है। ट्रांस हिमालय के दो भाग माने हुए हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख हिमालय। कुछ लोग मानते हैं जांस्कर भी उसका हिस्सा है, जांस्कर श्रेणी भी उसका हिस्सा है। ठीक है, और बाकी ज्यादातर लोग मानते हैं कि जांस्कर जो है वो बृहद हिमालय का हिस्सा है, तो हम जांस्कर को हम बृहद हिमालय का हिस्सा पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है और लद्दाख हिमालय है ऊपर की साइड में। काराकोरम की औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास में है, और केटू अगर आपने नाम सुना हो, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे भारत का सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है, तो वो है अपनी केटू, जो कि आज के समय पे पीओके में है, स्थित है। ओके, काराकोरम की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ऐसे ही लद्दाख हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर के आसपास में है, और वहां की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरला मानता है। ओके, अब मुख्य हिमालय की बात करते हैं, मेन हिमालय की। मेन हिमालय को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय। ओके, बृहद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक और आउटर हिमालय। ओके, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास में है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में स्थित, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू बनी जाती है। अब लेकिन केटू जो है वो वर्तमान में पीओके का हिस्सा है। ठीक है, बाकी पूरा पीओके, सीओके सब कुछ भारत का अभिन्न हिस्सा है, बट वर्तमान में जो कंडीशन है वो इस समय यह है कि पीओके का हिस्सा है केटू। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, वो भी किस में है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। ओके, और केटू जो किसका हिस्सा है? वो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। ओके, उसके बाद बात करें मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर के आसपास होती है, और शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के आसपास में होती है। ओके, ये आपके लिए 3D मैप है, ये इस तरीके से आप देखिए। देखो, एक्चुअली में इस जगह पे बीच में, यहाँ पे ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो है अपना ऊपर की साइड में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में यहाँ पे लद्दाख हिमालय, उसके बाद में आता है पहला वाला अपना जो है वो ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, 6000 के बाद में, 6000 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। उसके बाद में आता है अपना मध्य हिमालय, और नीचे की साइड में आता है जो जिसे बोला जाता है आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड में आते हैं तो उनकी औसत ऊंचाई है वो भी घटती जाती है। इधर की साइड में आराकान पर्वत श्रेणी है। ओके, और ये हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है इस तरीके से। ओके, अब देखिए, ये मैंने मैप बनाया हुआ है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। मुख्य हिमालय यहाँ तक का है, इस जगह तक का। ओके, मुख्य हिमालय इस क्षेत्र वाला है। ऊपर की साइड में इस जगह पे आपको ये दिख रहा होगा, ये है अपनी काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? यहाँ पे ऊपर वाली, ये जो है काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, इस काराकोरम श्रेणी के बीच में एक चोटी है। ठीक है, इस काराकोरम श्रेणी के बीच में एक चोटी है, सर्वोच्च चोटी, जो इसका नाम क्या है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ओके, अब इसके नीचे की साइड में यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं वो है लद्दाख हिमालय बोला जाता है उसे। ठीक है, कौन सा हिमालय बोला जाएगा? लद्दाख हिमालय बोला जाता है। तो ये जो है वो लद्दाख हिमालय है दूसरे नंबर पे, और ये दोनों ही किसके हिस्सा हैं? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ओके, ये दोनों आप जो देख रहे हैं वो किसका हिस्सा हुए? ट्रांस हिमालय का। ओके, उसके बाद में ये आपको जांस्कर श्रेणी अगर दिख रही होगी, जांस्कर श्रेणी को ओरिजिनली इस बृहद हिमालय का हिस्सा माना जाता है, इस बृहद हिमालय से निकला हुआ माना जाता है। ओके, तो आप इसे अलग से पढ़ना चाहें तो अलग से पढ़ लीजिए जांस्कर श्रेणी। आप काराकोरम के नीचे लद्दाख, उसके नीचे जांस्कर। ओके, अब आता है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में तीन भाग बताए मैंने, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊपर वाला हम देखते हैं, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपना मुख्य हिमालय इस तरीके से चलता जाता है और लंबी दूरी तक जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ लेता है। ओके,
उसके बाद में आता है अपना मध्य हिमालय। मध्य हिमालय इस तरीके से है और धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और मुख्य हिमालय का हिस्सा जैसा बन जाता है ये, ठीक है। उसके नीचे की साइड में जो आता है अपना जो शिवालिक हिमालय जिसे बोला जाता है और जिसकी चौड़ाई पूरब में जाने पे कम होती जाती है, ओके। और मुख्य हिमालय जो है उसके 3 भाग मैंने बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद में अपना बताया शिवालिक। और ट्रांस हिमालय जो बताया उसके भी 2 भाग बताए हमने। पहला बताया हमने काराकोरम, दूसरा बताया लद्दाख हिमालय, और जांस्कर जो है वो बृहद हिमालय का हिस्सा बताया, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको ऊपर वाला बताया। यहाँ पे मैंने मैप में लिखा हुआ बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। अगर ऊंचाई की बात करें तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास में है, यानी 6 किलोमीटर के आसपास में। लघु वाले की 1500 से 4500 मीटर के आसपास में, ओके। और बृहद हिमालय जो है 600 से 1500 मीटर के आसपास में, ओके। इस तरीके से ये बृहद नहीं, बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय बोलते हैं, ठीक है। 600 से 1500 मीटर के आसपास में, ओके। पूर्वोत्तर साइड में हिमालय जो है वो अनेक पहाड़ियों में बट गया है। इधर की साइड में ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं पटकोई भूमि है, उसके बाद में अपनी नागा की पहाड़ियां हैं, उसके बाद में अपनी लुसाई की पहाड़ियां हैं। और मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय की हैं गारो, खासी और जयंतिया। ये अपना दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है। दक्कन पठार नहीं, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। ये अपना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, ओके। बट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है एक बार आपको ओवरव्यू के रूप में। और इधर की साइड में जितने भी राज्य हैं ना वो सब पहाड़ियों के नाम पे ही रखे गए हैं। नागा पहाड़ियां, उसके बाद में मिजो पहाड़ियां, इस तरीके से पहाड़ियां हैं, वो सब हिमालय के हिस्सा मानी जाती हैं, ओके। और सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात करें अगर हम, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ओके। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। वो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है, ओके। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो अपना निकल के आई थी K2 जो निकल के आई थी वो काराकोरम श्रेणी का है। लेकिन भारत में स्थित, जो भारत के अंदर स्थित है, तो वो सिक्किम में इस जगह पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अपना कंचनजंगा। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ओके। उसके अलावा इधर की साइड में आप उत्तराखंड में देखेंगे तो नंदा देवी और बहुत सारी मकालू श्रेणी जो है, और वो देख लेंगे आप धीरे धीरे करते हुए, ओके। आई थिंक आपको ये हिमालय की भौगोलिक संरचना आपको समझ में आ गई होगी। एक एक करके मैं आपको इमेज दिखा चुका हूं, बट कुछ लिखा हुआ है मैंने PDF के रूप में, वो आपको पढ़ के बता देता हूं। देखो, ट्रांस हिमालय के अन्य नाम क्या है? तिब्बती हिमालय बोलते हैं या टेथिस हिमालय बोला जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जांस्कर श्रेणी आती है, ओके। जांस्कर को ट्रांस हिमालय में शामिल कर लीजिए या चाहे तो आप बृहद हिमालय में शामिल कर लीजिए, ओके। तो इसमें मतभेद होता है वो थोड़ा बहुत। उसके बाद में ट्रांस हिमालय अपसादी चट्टानों का बना हुआ है, ओके। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जैसे सांगपो नदियां सांगपो कहते हैं तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को, यहां से निकलती हैं। वो सिंधु नदी भी है ट्रांस हिमालय से निकलती है, और अपना ब्रह्मपुत्र नदी भी ट्रांस हिमालय वाले हिमालय के पार से निकल के आती है, ओके। उसके बाद में K2 गॉडविन अस्टिन, ये सर्वोच्च चोटी है भारत की जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की घाटियां, अब घाटियां का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के बीच में कुछ मैदान जैसा हिस्सा बन जाता है, तो वहां बहुत सारी घाटियां बन जाती हैं। तो काराकोरम श्रेणी में अनेक घाटियां हैं, जैसे सिगार घाटी है, हुंजा घाटी है, नुब्रा घाटी है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि नुब्रा घाटी किस श्रेणी के बीच में है? तो काराकोरम श्रेणी के बीच में है, ओके। उसके बाद में अधिकतर समय ये हिम से आच्छादित रहता है। मैंने बताया कि ऊंचाई बहुत अधिक है, अधिक ऊंचाई पे जाने पे बर्फ जम जाती है, तो वहां पे ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। तो पूरे क्षेत्र में ज्यादातर समय पे वहां पे बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, ओके। सियाचिन हिमनद आपने सुना होगा, सियाचिन हिमनद जो भारत के हिस्से में आते हैं, तो वो भी सियाचिन हिमनद भी इसी क्षेत्र में, और काराकोरम दर्रा भी इसी क्षेत्र में, ओके। लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरला मानता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया काराकोरम वाली जो K2 है, और लद्दाख हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी हुआ गुरला मानता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल कंडीशन दोबारा देखिए। आपको बताया K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी में, दूसरी मैंने आपको श्रेणी बताई थी लद्दाख श्रेणी। इनके बीच में भी पठार है, इनके बीच में एक लद्दाख पठार आता है, उसके बाद में सोडा का पठार आता है, और वहां से थोड़ा ऊपर जाने पे एक अक्साई चिन्ह का मैदान भी आता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना कैसे भी, अगर आप याद कर सको। दोबारा आपके लिए मैं बताता हूँ, सबसे ऊपर जो है वो काराकोरम श्रेणी मैंने बताई, ये ट्रांस हिमालय की बात चल रही है, ओके। उससे नीचे नीचे हमने ले लिया लद्दाख श्रेणी, इनके बीच में लद्दाख का पठार, सोडा का पठार और अक्साई चिन्ह का मैदान आता है, ओके। ये यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, ये 3 ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। इनके बीच में लद्दाख का पठार, सोडा का पठार, और इधर की साइड में अक्साई चिन्ह का मैदान, ये आते हैं, ओके। अब हम चलते हैं मुख्य हिमालय की तरफ, ओके। मुख्य हिमालय की तरफ चलते हैं। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय को मैंने आपको बताया था 3 भागों में बांटा हुआ है। मुख्य हिमालय के 3 भाग कौन कौन से हुए?
बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैप तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं और क्लियर बता चुका हूं। पहला जो है ये वाला हिस्सा बृहद हिमालय, दूसरा वाला ये दूसरे नंबर वाला जो है वो अपना लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा वाला जो है नीचे नीचे वाला बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ओके, मैप में पहले बता चुका हूं। अच्छा, यहाँ पे एक दो सीरीज जो है वो एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे ये जो जांस्कर पर्वत श्रेणी है ये मैंने बृहद हिमालय का हिस्सा माना हुआ है। ओके, तो जांस्कर पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय से निकल के बन रही है। ओके, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का। बाकी और श्रेणियां हैं जो अभी बताने वाला हूं। और शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वो सबसे नीचे है, शिवालिक हिमालय जो सबसे नीचे है। माउंट एवरेस्ट आपको बता चुका हूं, कंचनजंगा आपको बता चुका हूं, गारो, खासी, जयंतिया ये बता चुका हूं, मेघालय का हिस्सा है। पटकोई बिम, नागा पहाड़ियां और लुसाई पहाड़ियां इस साइड में आपको बता चुका हूं। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। बृहद हिमालय से शुरुआत करते हैं। बृहद हिमालय नंगा पर्वत से और नामचा भैरवा पर्वत तक आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो बृहद हिमालय जब शुरू होता है इस क्षेत्र में, यहाँ से इस जगह पे से, तो उसका नाम है अपना नंगा पर्वत, और इधर की साइड में जाते हैं तो इस जगह तक नामचा भैरवा तक ये अपना बृहद हिमालय चलता है। ओके, बृहद हिमालय जो है वो नंगा पर्वत से लेके नामचा भैरवा पर्वत तक है। ओके, उसके बाद में इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। ठीक, लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर के आसपास में, इसकी चौड़ाई ज्यादा अधिक नहीं है। ओके, इसकी चोटियों की बात करें, अगर बृहद हिमालय की चोटियों की बात करें, सबसे ऊपर वाला जो अपना ग्रेटर हिमालय है उसकी चोटियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे ज्यादातर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, 40 चोटियां जो है वो 7000 मीटर की ऊंचाई से अधिक हैं। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां हैं नाम याद करने की कोशिश कर लेना अगर हो जाए तो, बट 2-3 तो याद रखना। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है, या 8850 किलोमीटर मान सकते हैं, किलोमीटर गलती से भूल गया, मीटर। ओके, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। ओके, मकालू ये नेपाल में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। उसके अलावा नामचा भैरवा जो मैंने आपको बताया पूर्वी पूर्व में, जहाँ पे ये अपना ग्रेटर हिमालय जो समाप्त होते हैं वहां पे, उसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। ओके, अन्नपूर्णा और नंदा देवी ये भी इसी का हिस्सा है। ओके, बृहद हिमालय का ही। बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं? अब बृहद हिमालय जो है और उसके नीचे जो है मध्य हिमालय, ऊपर बृहद हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय और नीचे नीचे वाला अपना शिवालिक हिमालय। इनके बीच में घाटियां होंगी बहुत सारी, जैसे कि बृहद और हिमालय और इसके बीच में जो घाटियां होने वाली हैं, इस तरीके से बहुत सारी घाटियां होंगी। तो पहाड़ियों के बीच में जो समतल मैदान बन जाता है उसे घाटियां बोला जाता है। तो कौन कौन सी घाटियां हैं वो नाम याद करने की कोशिश कर लेना अगर याद हो जाए तो। जम्मू कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति की जो हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू कांगड़ा की घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, फ्लोवर घाटी जो उत्तराखंड में है, और काठमांडू घाटी जो नेपाल में। यहाँ पे कुछ शहर बसे हुए हैं, जहां जहां घाटियां होती हैं वहां पे शहर बस जाते हैं। ओके, अब इनके बीच में घास के मैदान भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि मर्ग। मर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में मुलायम घासों के मैदान है, यानी यहाँ पे खूबसूरत वादियां हैं। और जैसे एग्जाम्पल क्या है इसमें, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, ये सब कहाँ के हिस्से हैं? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के। ओके, एक शब्द आता है बुग्याल और पयार, ये भी घास के मैदान ही है। ओके, ये उत्तराखंड में बोला जाता है घास के मैदानों को, यानी बहुत प्यारी प्यारी वादियां हैं, बुग्याल और पयार के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये क्या है? घास के मैदान। एवरेस्ट चोटी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर है। ठीक है, इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम जाना जाता है। ओके, और जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, और नेपाल में इसे बोला जाता है सागर माथा। ओके, हिमरेखा की ऊंचाई पूर्व में कम तथा पश्चिम में अधिक है। एक्चुअली में पश्चिम में यहाँ पे कम की बजाय अधिक। ओके, नोट्स में भी शायद गलती होगी तो आप उसे सुधार कर लेना पीडीएफ में। ओके, तो हिमरेखा की ऊंचाई पूर्व में, पूर्व वाले क्षेत्र में कम है और पश्चिम में जो है वो अधिक है। अब हिमरेखा क्या होती है? वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ठीक है, ऐसे पहाड़ी है 7000 मीटर की, 8000 मीटर की, अब उसमें 2000-3000 मीटर तक तो जो है तापमान नॉर्मल रहता है, 8 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो तापमान में जो कमी आती जाती है। तो जहां पे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उस जगह को बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है हिमरेखा। ओके, उससे ऊपर जो होता है तापमान 0 डिग्री से कम और नीचे की साइड में 0 डिग्री से अधिक। तो ऐसी रेखा पहाड़ी पर या पर्वत पर जहां से तापमान जो है वो 0 डिग्री से कम होना शुरू हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? हिमरेखा।
अब पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, बारिश अधिक होती है। बारिश अधिक होने के कारण उधर की साइड में जो हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो कम होती है पूर्वी वाले क्षेत्र में, और पश्चिम में बारिश नहीं होती है, इसके कारण जो है वो ऊंचाई अधिक होती है। ओके, तो हिमरेखा इधर की साइड में ऊंची है, इधर की साइड में नीची है अधिक वर्षा क्षेत्र के कारण। ओके, ये बृहद हिमालय श्रृंखला है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की तरफ। ओके, लघु हिमालय बोला जाता है या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर बता चुका हूं आसपास में, चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर आसपास में। ओके, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इसी का हिस्सा है, महाभारत श्रेणी भी इसी का हिस्सा है, और धौलाधार श्रेणी भी अपना मध्य हिमालय का हिस्सा है। ओके, प्रमुख दर्रे कौन से हैं, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर का मार्ग है, जम्मू से और कश्मीर को बीच में जोड़ने वाला जो है वो बनिहाल दर्रा है। पर्यटन के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पे, ठीक है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी नगर, ये सब अपना मध्य हिमालय के हिस्से ही हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच वाले क्षेत्र में आते हैं। ओके, मध्य हिमालय से जैसे नीचे आते हैं उस साइड में ये मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, ये डलहौजी नगर जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे ज्यादातर, तो इनमें से। ओके, अब एक शब्द निकल के आता है दून और द्वार। दून और द्वार क्या होता है, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित घाटियां होती हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बताया, ऊपर वाला अपना कौन सा हुआ, बृहद हिमालय, दूसरा वाला कौन सा हुआ, मध्य हिमालय, और तीसरा वाला कौन सा हुआ अपना शिवालिक हिमालय। अब इस मध्य हिमालय और इस शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां बनी हुई हैं उन्हें दून, काफी क्षेत्रों में दून यानी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में दून बोला जाता है, और द्वार इधर पूरब वाले क्षेत्र में उसे द्वार बोला जाता है। ओके, तो पश्चिम में, पश्चिम कौन सी दिशा हुई, ये पूरब इधर की साइड में और इधर वाली पश्चिम, तो इधर वाले क्षेत्र में इसे दून बोला जाता है। देहरादून, कोटली दून, पतली दून, इस तरीके से नाम आपने सुने होंगे, देहरादून, कोटली दून और पतली दून। ये जो है वो घाटियां हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। पूरब में से बोला जाता है द्वार, तो अलीपुर द्वार असम में है, ये फेमस है, ये द्वार होता है। ओके, आगे बात समझ में आपको। एंड ये मैप मैंने आपको फिर से दोबारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहले सबसे पहले बृहद हिमालय, जैसे हमने क्या बोला, ग्रेटर हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो मैंने बताई माउंट एवरेस्ट। ओके, और अपने भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा। ओके, इधर की साइड में नामचा बारवा और इधर की साइड में नंगा पर्वत। ओके, अब बात करें, इसका हिस्सा ही है जांस्कर श्रेणी। ओके, इसी का हिस्सा मान लेते हैं हम जांस्कर श्रेणी को। अब दूसरे नंबर पे बात करें मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय की। ओके, मध्य हिमालय, बीच में यहाँ पे मर्ग होते हैं, घास के मैदान होते हैं। ओके, मध्य हिमालय और अपना ग्रेटर हिमालय के बीच में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, मर्ग, और नीचे की साइड में वहां पे आते हैं तो उन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है, वो अपना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। ओके, लघु या मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, ठीक है, और इसमें और नीचे की साइड में शिवालिक श्रेणी के बीच में जो क्षेत्र है वहां पे दून और पूरब से दिशा में जाने पे द्वार है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपना चलते हैं तीसरा वाला जो भाग है मुख्य हिमालय का, वो उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ओके, औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के आसपास में, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के आसपास में। ओके, बाह्य हिमालय बोला जाता है इसे, या दक्षिण हिमालय, क्योंकि दक्षिण दिशा में हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है, बिल्कुल नवीनतम भाग यही है, और कम ऊंचाई की पहाड़ियां यहाँ पे मिलती हैं। ओके, आई थिंक आपको ये तीनों जो मुख्य हिमालय के भाग थे वो मैंने क्लियर करा दिया, और ट्रांस हिमालय भी कवर करा दिया। अब हम हिमालय को प्रादेशिक स्तर पे कैसे बांटते हैं, ठीक है, प्रदेशों के आधार पे कैसे बांटते हैं वो देख लेते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, देखो हिमालय को 4 भागों में बांटा हुआ है, एक 5वां भी पूर्वोत्तर हिमालय भी। ओके, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये हमने प्रादेशिक रूप से बांटा हुआ। बाकी जो अब तक मैंने पढ़ाया वो प्रकृति ने किस तरीके से बनाया हुआ है वो मैंने आपको पढ़ाया। अभी प्रादेशिक रूप से हिमालय को कैसे बांटते हैं, इधर की साइड से अगर देखना शुरू करें पश्चिम की साइड से, तो सबसे पहले पश्चिम हिमालय आता है, उसके बाद में कुमायूं हिमालय, उसके बाद में नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसकी जो लंबाई चौड़ाई वाला क्षेत्र है वो 560 किलोमीटर तक है। सिंधु से सतलज तक का जो हिमालय है उसे बोला जाता है पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर के आसपास में है। ओके, और जो काली नदी से तीस्ता नदी का जो हिमालय है उसे बोला जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो है वो असम हिमालय उसे बोला जाता है। ठीक है, अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो काराकोरम श्रेणी उसी के अंदर आती है, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल ये सब किसके अंदर आ जाती हैं, पंजाब हिमालय के अंदर। कुमायूं की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मसूरी श्रेणियां ये सब कहाँ आ जाती हैं, कुमायूं हिमालय के अंदर। ओके, ये अपना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा इसी के अंदर आ जाता है। ओके,
उसके बाद में नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू श्रेणी इसके अंतर्गत आ जाती है। ओके, उसके बाद में अगर बात करें असम हिमालय की, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, कुल्ला, कांगड़ी, उसके अलावा अपना जांगसांगला और पौनी श्रेणियां जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। देखो मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये सिंधु नदी है, यहाँ से निकल के जा रही है ऊपर की साइड में, इस तरीके से ये सिंधु नदी गई। ओके, और इधर की साइड में कौन सी नदी निकल के आ रही, सतलज नदी। इनके बीच में जो हिमालय क्षेत्र है उसे हमने किस नाम से दे दिया, अपना पहला नाम क्या दिया हमने, पंजाब हिमालय। ओके, पंजाब वाला क्षेत्र वाले के हिमालय नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ से सतलज से, और ये नदी है काली नदी, काली नदी अपनी गंगा नदी में जाके मिल रही है। ओके, तो ये जो है अपना दूसरे वाला किस नाम से दे दिया हमने, कुमायूं हिमालय। ओके, काली नदी से आगे की साइड में यहाँ तीस्ता नदी है जो सिक्किम से आ रही है, और ये भी गंगा नदी के हिस्से में जाके मिल रही है, तो इसका नाम हमने दे दिया नेपाल हिमालय। ये नदियां अभी थोड़ी देर में हम पूरे मैप में क्लियर देखेंगे। ओके, नेपाल हिमालय। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आ रही है ऊपर की साइड से, और इधर की इनके बीच में तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये जो हिमालय है इसका नाम हमने क्या दे दिया, असम हिमालय। तो ये 4 भाग हो गए, और 5वां जो हिस्सा है वो इस साइड में है, ठीक है, जिसे अपना पूर्वोत्तर हिमालय बोला जाता है। तो पूर्वोत्तर हिमालय देखते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, असम और अन्य 7 राज्य आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, ये सब 7 राज्य आते हैं। इसमें कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी हैं, अबोर, मिसमी, पटकोई-बुम, ठीक है, अबोर, मिसमी और पटकोई-बुम, ये किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। ओके, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियां, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ियां, ठीक है, सभी राज्य जो हैं वो पहाड़ियों के नाम पे रखे गए हैं, वहां की जनजातियां भी इन्हीं नाम से हैं। ओके, मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया ये पहाड़ियां स्थित हैं। तो ये अपना पूर्वोत्तर हिमालय के हिस्से मान लिए। बाकी मेघालय का बने आपको पहले भी बताया था, इसे अपना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। अब हम ये पहला पार्ट हम क्लियरली देख चुके हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देख चुके हैं। हिमालय को हमने नॉर्मली 2 भागों में बांटा, एक तो ट्रांस हिमालय, एक मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय के भी बताया काराकोरम और लद्दाख, ठीक है। उसके बाद में मुख्य हिमालय को बताया था बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इस तरीके से हमने 3 भागों में वहां पे बांट दिया था। अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, उत्तर भारत का विशाल मैदान। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, तो भारत का भौतिक विभाजन का अब हम दूसरा पार्ट आते हैं, जिसे बोला जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। पहला वाला जो पार्ट था थोड़ा सा बड़ा हो गया हिमालय वाला, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से समझाना जरूरी था, एग्जाम्स में उसमें से सवाल आते हैं। ओके, जिसे नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोला जाता है या मध्यवर्ती मैदान भी बोला जाता है। ओके, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं उनके कारण ये निर्मित हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत से भी आने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां आती हैं वो जैसे चंबल, सोन, बेतवा, नीचे की साइड से जो नदियां आती हैं वो अपनी गंगा में मिल जाती हैं, सहायक नदियों के द्वारा मिल जाती हैं। तो वो जो नदियां हैं वो सोन, चंबल आदि के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ओके, निर्माण काल जो माना जाता है वो प्लेस्टोसीन से होलोसीन काल के बीच में माना जाता है कि इस समय के बीच में यहाँ पे मैदानों का निर्माण हुआ। आकृति अगर देखें तो धनुषाकार आकृति है। लंबाई अगर देखें इस मैदान क्षेत्र की तो 3200 किलोमीटर के आसपास में लंबाई है, और क्षेत्रफल अगर देखें तो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में। क्षेत्रफल इतना ज्यादा नहीं है, पर जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है। ओके, कम ऊंचा प्रदेश है, बताया मैंने कि मैदानी भाग जो होते हैं ऊंचाई अधिक होती नहीं है, 50 से 300 मीटर के बीच में, ठीक है। नीचे की साइड में जाते जाएंगे वहां पे जो ऊंचाई है वो कम होती जाएगी। कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का आधा भाग, पूर्वी राजस्थान, यूपी पूरा आ रहा है, बिहार आ रहा है, वेस्ट बंगाल पूरा आ रहा है, असम का भी ज्यादातर हिस्सा आ रहा है। ओके, संरचनात्मक रूप से इसे 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं, भावर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 भाग होते हैं। देखिए ये वाला मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है। एक्चुअली में पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैदानी जो इलाका हुआ वो कौन सा क्षेत्र हुआ। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र हुआ अपना उत्तरी मैदानी क्षेत्र हो गया। ओके, आई थिंक ये आपको तो पहले वाले इमेज में भी बता चुका हूँ। अब इसको भी हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, इसको भी। ओके, इसको भी हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। देखते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं। पहला मैंने बताया भावर, उसके बाद में तराई, उसके बाद में बांगर और खादर। देखो जब वो नदियां हिमालय से ऊपर से निकल के आती हैं, ऊपर से हिमालय, ऊपर वाला हिस्सा क्षेत्र जो है हिमालय, इसके लिए मैं रेड पेन यूज करके हिमालय बना देता हूँ ऊपर वाले क्षेत्र में। ओके, ऊपर वाले क्षेत्र में मैं हिमालय बना देता हूँ रेड पेन यूज करके। इस तरीके से मैंने हिमालय बना दिया है, ऊपर हिमालय। ओके, अब हिमालय से बहुत सारी नदियां निकल के आने वाली हैं इस तरीके से। अब इन नदियों के कारण
शुरुआत में जब नदियां निकल के आती हैं तो शुरुआत में ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, बहुत मोटे मोटे कंकड़ लेके आती हैं, ठीक है। और उन मोटे पत्थरों का शुरुआत में जमाव होने के कारण एक जगह ऐसी आती है शुरुआत में ही, हिमालय से जस्ट उतरने के बाद में ही, हिमालय के बीच में, या मतलब शिवालिक पर्वत श्रेणियों के जस्ट तलहटी में ही ऐसी जगह आती है जहां पे मोटे मोटे पत्थरों का जमाव हो जाता है और उसके कारण नदियां विलुप्त टाइप में हो जाती हैं। चल तो रही हैं, पत्थरों के नीचे से बीच में चल रही हैं, लेकिन वहां पे दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि जो क्षेत्र है वो काफी फैला हुआ है और मोटे मोटे पत्थर हैं, तो वहां पे दिखाई नहीं देती हैं। उस क्षेत्र को बोला जाता है भावर। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भावर। और जब वो नदियां भावर से निकल के मैदान के अंदर प्रवेश करती हैं, जैसे ही मैदान की साइड में आते हैं तो वहां पे दलदली भूमि बन जाती है, बहुत सारी दलदली भूमि बन जाती है, उसे बोला जाता है तराई क्षेत्र, यानी दूसरा वाला। पहला कौन सा हुआ? ऊपर ऊपर वाला, जहां से हिमालय से उतर के आई रही है, मैदानों तक पहुंची नहीं है, तो वो वाला हुआ भावर, जहां पे मोटे कंकर पत्थर होते हैं और नदियां विलुप्त टाइप में हो जाती हैं। और जैसे ही नदियां अपने मैदानों में प्रवेश करती हैं, शुरुआत में वहां पे वो नदियां जो है वो दलदली भूमि बना देती हैं, और उसके बाद में जो बांगर वाला क्षेत्र आता है और लास्ट में आता है खादर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के मैप आपको बना लेना है। इधर की साइड में सिंधु वाला क्षेत्र है, इधर की साइड में गंगा मैदान है, और इधर की साइड में ब्रह्मपुत्र वाला मैदान है। ये मैंने आपको यहाँ पे दोबारा बना हुआ है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अपना भाबर, उसके बाद में तराई रीजन, ओके। पहला पहला मैंने आपको बताया भाबर, दूसरा आपको तराई, उसके बाद में बांगर, ये भी बांगर है, अपने राजस्थान में भी बांगर है, जो पुराने उपजाऊ मैदान है, जो पुराने समय पे नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पे भी बांगर है पश्चिमी यूपी में, और उसके बाद में खादर आता है। खादर में क्या होता है कि जो नदियों का नवीनतम निक्षेप जो होता है वो होता है खादर वाला हिस्सा। नदियों का पुराना जो निक्षेप होता है उसे बोला जाता है अपना बांगर। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है, ये आपको समझ में आ गया। भाबर देखते हैं। भावर क्या होता है? मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग में शिवालिक भाग से सटा हुआ है, ओके। और मोटे कंकर पत्थर यहाँ पे निक्षेप क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। भावर, ओके। यहाँ जस्ट उतरना शुरू हुआ है, मैदान तक नहीं पहुंची है नदियां। उसके बाद में आता है तराई। भावर के दक्षिण में नदियां इस क्षेत्र में दिखने लगती हैं, जल जमाव के कारण दलदली संरचना बन जाती है। चावल और जूट वहां पे मुख्य फसल है, क्योंकि वहां पे दलदली भूमि है और वहां पे जल जमाव होता है, काफी मात्रा में जल जम जाता है। यूपी और बिहार वाला क्षेत्र में आते हैं ये, ओके। गंगा यमुना का दोआब और सतलज का मैदान जो है वो इसी क्षेत्र का हिस्सा मान लेते हैं, शुरुआत वाला, ओके। अब बात करते हैं यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ओके। तो ये तराई आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में बांगर। अब ऊपर वाले दो तो क्लियर हो गए होंगे, भाबर और तराई तो आपको क्लियर हो गए। इनकी एक दो इमेज दिखा दूंगा तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब बांगर और खादर में आपको शायद थोड़ा बहुत एक तरीके से ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन कि बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। देखो, कुछ नदियां, जैसे कि मैं मान लेता हूं, एक मैं नया पेज ले लेता हूं, नए पेज में आपको समझाने की कोशिश कर दे। हिमालय से गंगा नदी निकल के आ रही है, ओके। इस तरीके से गंगा नदी निकल के आ रही है। पुराने समय पे गंगा नदी ने इस जगह पे बहुत सारे अपने निक्षेप डाल दिए इस जगह पे, ओके। तो इस गंगा नदी से दूर वाला इस साइड वाला जो क्षेत्र हो गया, बोला जाता है अपना बांगर, इसे बोला जाता है बांगर। और इस नदी के जस्ट पास में जो आज के टाइम पे भी बहुत सारे इस साइड से भी नदियां आ रही हैं, कोसी नदी, तीस्ता नदी, ये भी बहुत सारा अपना निक्षेप लेके आ रही हैं। तो आज के समय पे भी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी लाई जा रही है और उस क्षेत्र को बोला जाता है खादर, यानी नवीनतम मिट्टी लेकर के आई जा रही है, वो अपना खादर होता है, ठीक है। तो अपना पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी जो यूपी है वो तो होता है अपना बांगर, ठीक है। और अपना जो आज के समय पे पूर्वी यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है वहां पे अभी भी जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है खादर। और दूसरे तरीके से समझें तो ये समझिए, ये नदी जा रही है, इस नदी के जस्ट पास वाला जो हिस्सा है जहां पे बिल्कुल नवीनतम निक्षेप आने वाला है, ठीक है, उसे बोलेंगे खादर, ठीक है। और पुराने समय पे इस नदी ने दूर जहां पे निक्षेप जमा किया है उसे बोलेंगे बांगर। आई थिंक ये आपको इस तरीके से भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिंधु और ऊपरी गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है, प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, ऊंचे भाग हैं ये, और प्राचीन बाढ़ के मैदान है। पुराने समय पे वहां पे आड़ आती थी, आज के समय पे नहीं आती है। हरित क्रांति इसी क्षेत्र में हुई, पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान और पश्चिम यूपी में। खादर ये जो है वो नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, नवीन बाढ़ के क्षेत्र है, अभी भी बाढ़ आती रहती है, जैसे बिहार में पश्चिम बंगाल में अभी भी बाढ़ आती रहती है, ओके। वहां पे नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, ये क्षेत्र कम ऊंचा है और अधिक बाढ़ आती है, ओके।
कृषि के लिए उपयोगी है लेकिन संसाधनों की कमी है। कृषि के लिए तो बहुत उपयोगी है क्योंकि नवीनतम है, लेकिन अब जैसे बिहार वाला क्षेत्र है वहां पे इतने संसाधन ही नहीं है, वहां पे सिंचाई के वह सुविधा ही नहीं है, बांध अच्छे तरीके से नहीं बन पाए, ठीक है। तो वहां पे कृषि के लिए उपयोगी है लेकिन वहां संसाधन नहीं है, तो हरित क्रांति वहां पे नहीं आ पाई। मध्य गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान वाला क्षेत्र है वो खादर वाले हिस्से में शामिल किए जाते हैं। पूर्वी यूपी, बिहार, असम, उत्तरी वेस्ट बंगाल में अपना खादर वाला हिस्सा आता है। डेल्टा क्या होता है? नदियों के मुहाने वाला भाग होता है। मुख्य धारा विभिन्न छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, उसे डेल्टा बोला जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। खादर, बांगर और उसके अलावा बाबर और तराई से एक बार दोबारा से मैं इस वाले मैप में आपको बता देता हूँ, ठीक है। शुरुआत में जहां पे नदियां मोटे मोटे कंकड़ लेके आती हैं, मोटे मोटे कंकड़ों के बीच में विलुप्त हो जाती हैं, वो अपना पहला वाला क्या हुआ? भाबर, ठीक है। अब जब नदियां उससे निकल के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो वहां पे जल जमाव हो जाता है, काफी मात्रा में जल जम जाता है और दलदली भूमि हो जाती है, उसे अपना क्या बताया मैंने? तराई, ओके। और उसके बाद में पुराने बाढ़ के मैदान जिन्हें बांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन बाढ़ के मैदान जिन्हें खादर के नाम से जाना जाता है। आज के समय पे भी यहाँ मिट्टी बहा करके लाई जाती है और ये पुराने बाढ़ के मैदान है और इनकी ऊंचाई अधिक होती है, इधर की साइड में ऊंचाई कम होती जाती है, ठीक है। तो खादर जो कम ऊंचाई पे होते हैं और बांगर जो होते हैं वो अधिक ऊंचाई पे होते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो मैं कुछ इमेज के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इमेज आपको दिखा देता हूँ बांगर, खादर, इनसे रिलेटेड। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ इमेज यूज किए हैं, आप खुद से पहचानने की कोशिश कीजिए ये कौन सा क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। जहाँ मोटे मोटे कंकर होते हैं, ठीक है, वहां पे ये इस तरीके से नदियां जो है विलुप्त प्राय हो जाती हैं, दिखते ही नहीं है, मोटे मोटे कंकरों के बीच में चलती हैं। मैंने आपको नाम बताया, उसका नाम क्या होता है? भाबर, ओके, इस तरीके से नाम होता है। और उसके बाद में जब ये नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वहां पे जल भराव हो जाता है और वहां पे दलदली जमीन बन जाती है, उसे मैंने क्या बताया? तराई क्षेत्र, ओके, तराई रीजन। पहले वहां पे लोग नहीं रहते थे नॉर्मली, जब आज़ादी के बाद में पाकिस्तान की साइड से बहुत सारे लोग आए तो उनको वहां पे बसावट कराई गई तराई वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे पेड़ ही पेड़ थे, उन्हें काटा गया और वहां पे अभी बसावट हो गई है, ओके। और ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, जो अपना खादर और बांगर दोनों एक साथ में बताए हुए हैं, देखो जो नवीनतम जो निक्षेप होता है, जो बाढ़ का जस्ट नदी के पास वाला जो होता है उसे खादर बोलते हैं, और पुराना जो निक्षेप होता है पुराना और इधर की साइड में ऊंचाई भी अधिक होती है उसे बांगर बोला जाता है। बाकी अब क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैप में बताया, इस जगह पे मैप में आपको नीचे वाला मैप भी है, इस वाले मैप में आपको मैंने ऊपर वाले मैप में आपको बताया था, यहाँ पे इधर की साइड में बांगर ही बांगर बोला जाता है क्योंकि वहां पे ऊंचाई अधिक हो गई है, नदियां सीधे निकल के चली जाती हैं और अपना जो जमाव होता है उसे बीच में नहीं छोड़ने की बजाय नीचे की साइड में ले जाती हैं, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अपना मध्यवर्ती मैदानी भाग। यहाँ पे मैंने एक इमेज यूज की है, ये आप इमेज अच्छे तरीके से देख लें। नदियां हैं, उत्तर का मैदानी भाग, ये वाला हिस्सा जो आपके लिए मैदानी भाग जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आपको पैसे मैप में आपको बता दिया है, प्रैक्टिस के लिए ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ ऊपर हिमालय, दूसरा उत्तर का मैदान, नीचे की साइड में अपना प्रायद्वीपीय पठार, इधर की साइड में अपने तटीय मैदान और यहाँ पांचवा जो है द्वीपीय क्षेत्र। देखो इस तरीके के मैप मैंने आपको इस पीडीएफ में बहुत सारे प्रोवाइड कराए, ठीक है। और मैप बेस्ड इंडिया का मैं आपको बता ही चुका हूँ, पूरा मैप बेस्ड इंडिया, बहुत सारे मैप आपको मैंने बताए थे, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी थी मैंने आपकी, ओके। तो अब ये मैप जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ, तो आप इसमें खुद से रिसर्च करके देखना, इसे जूम इन करना और अच्छे से समझना कि मैंने कहाँ पे क्या क्या बनाया हुआ है, खुद से सोच के देखो ये कौन सी नदी जा रही है। बाकी आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको याद होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप ट्रिक्स से जितना याद करने की कोशिश करोगे 2 दिन में भूल जाओगे। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां, बाकी नदियों का आगे आने वाला हिस्सा है ही हुए, सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरीके से। अब ये गंगा नदी जा रही है, दूसरी मुख्य नदी, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे मैदान बन रहा है, गंगा नदी, इधर की साइड में सिंधु नदी वाला और ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इस तरीके से, ओके। तो अब इनकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना नदी। अब यमुना की चंबल, बेतवा, इधर सोन किसकी सहायक हो गई? गंगा की। घाघरा नदी आ रही है, वो किसकी सहायक हो रही है? अपने गंगा नदी की। उसके अलावा गंडक नदी, कोसी नदी, तीस्ता नदी, इस तरीके से सहायक नदियां हो रही हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है? डेल्टा बन रहा है, ओके। तो ये अपना जो मेन भाग कंप्लीट हो गए और ये तट है, मैंने यहाँ पे तट दिखाए हुए हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार है, बीच वाला हिस्सा, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकाट तट, ये प्रमुख तट हैं, ओके। ये पूर्वी घाट मैदान है और इधर की साइड में पश्चिमी घाट के मैदान है, ये वाले आपको दिख रहे होंगे, ये मैदान है
जो अपना चौथे नंबर पे मैंने आपको कंडीशन बताई थी। ठीक है, ये आपने ब्लैंक मैप बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप उसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो अपना प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। ओके, अब ये अकेला पठार नहीं है, बहुत सारे पठारों का हिस्सा है, क्योंकि ये वहां से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जब ये इंडिया वहां से प्लेट सरक रही थी इधर की साइड में यूरेशियन प्लेट की, तो बीच में वहां पे आइलैंड्स के कारण, ज्वालामुखियों के कारण बीच में वहां पे पठार बनने लग गए थे। ओके, तो देखिए ये जो है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है जो आर्कियन काल के चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है। ओके, आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। आप खुद को पता ही चल रहा होगा, ये आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार, उल्टा त्रिभुज जैसी आकृति हो गई। ओके, एरिया कितना है? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। ऊंचाई जो है 500 से 700 मीटर के आसपास। ये सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं। इसका एक्सपेंशन विस्तार कहाँ है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में। उत्तर में अरावली पर्वतमाला जो है वो, जो कि दिल्ली तक जाती है, अपने राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और दिल्ली तक जाती है। कैमूर पर्वतमाला, राजमहल पर्वतमाला और शिलांग पर्वत पहाड़ियां। ओके, शिलांग जो है हिमालय की, मेघालय की पहाड़ियां हैं। ओके, उसके अलावा दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक पठार है। पूर्व में पूर्वी घाट के पर्वत हैं और पश्चिम में पश्चिमी घाट के पर्वत हैं। ओके, विंध्य श्रेणियां और सतपुड़ा श्रेणियां भारत को 2 भागों में विभाजित करती हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ओके, ये बता चुका हूं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां मिलाती हैं। पश्चिमी घाट जो है अपना इधर वाला और पूर्वी घाट इस साइड वाला, इनको मिलाने वाली जो है वो नीलगिरी पहाड़ियां जहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो अन्नामुडी नाम से जानी जाती है और जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, वो केरल में स्थित है। तो याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आप याद कीजिए। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अपनी अन्नामुड़ई। ओके, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। कभी पूछा जा सकता है। देखिए, अब ये देखिए मैंने मैप बनाया हुआ है, ये तो मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। हिमालय वाला क्षेत्र पूरे तरीके से, इसे छोड़ देते हैं। उत्तर का मैदान भी क्लियर करा चुका हूं, इसे भी छोड़ देते हैं। अब हम बात करें तीसरा, दक्षिण का पठार। इसके भी बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं पठार वाले, तो वो सब हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पर्वत श्रेणियां या पहाड़ियां कौन कौन सी। एक अपने राजस्थान से होके जाती है अरावली पर्वत श्रेणी। ओके, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ओके, उसके अलावा दूसरी पर्वत श्रेणी जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी, और उससे नीचे की साइड में अपनी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको दिख रही होगी। इस तरीके से मैं जूम इन कर देता हूं। ओके, अब विंध्य पर्वत श्रेणी से नदी निकल के जा रही है, चंबल नदी। इधर की साइड में बेतवा नदी, जो कि गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उन्हें वो अपने उत्तर के मैदान में निर्माण कराने में सहायक होती है। ऐसे ही सोन नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है और वो उत्तर के मैदान में सहायक होती है। ओके, इधर की साइड में विंध्य पर्वत श्रेणी देख ली, सतपुड़ा श्रेणी देख ली। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में से यहां से एक नदी जा रही है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ओके, इन दोनों के बीच में से भ्रंश घाटी से होके हुए जा रही है। ऐसे ही सतपुड़ा और महादेव श्रेणी है, नीचे की साइड में यह महादेव श्रेणी है। यहां से निकल करके एक नदी जा रही है जिसका नाम है ताप्ती नदी है, जो भी अपना इधर की साइड में खंबात की खाड़ी के पास में अरब सागर में पानी अपना गिरा रही है। तो ये 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाली मुख्य भूमि है उससे जो उल्टी दिशा में पानी लेके जा रही है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो अपना इधर बंगाल की खाड़ी में पानी गिरती हैं। ये जो नदियां हैं 2 ऊपर और सबसे अधिक लंबाई वाले क्षेत्र में पहुंचा करके इधर की साइड में। अच्छा देखो, यहाँ पे वैसे जल अपना रिवर वाले हिस्से में भी आता है, एक जल विभाजक रेखा होती है। जल विभाजक रेखा है, इस तरीके की जल विभाजक रेखा है ये, इस तरीके से। तो इधर की साइड में जो नदियां हैं, इस साइड वाली ये नदियां सब अपना पानी कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर में। और इधर की साइड वाली जो नदियां हैं वो अपना सारा का सारा पानी कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में पानी वो अपना पहुंचाती हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया? अपना सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। उसके बाद में यहाँ पे महादेव की पहाड़ियां हैं। इधर की साइड में अपना छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले क्षेत्र के पास में जाने पे मैकाल की पर्वत श्रेणियां हैं। ओके, और झारखंड में अपना छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार है जो कि बहुत ज्यादा खनिजों से संसाधनों से भरपूर है। ओके, उसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये पठार है, अपना दक्षिण का पठार का हिस्सा है। एंड बीच में नीचे की साइड में जाने पे आपको नीलगिरी पहाड़ियां दिख रही होंगी। ओके, नीलगिरी पहाड़ियां अपना ये जो अपना ये घाट है इस तरीके से। ये जो नीचे नीचे देख रहे हैं आप नीलगिरी पहाड़ियां इस जगह पे। अब यहाँ पे ये जो घाट है, इधर का पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट इस तरीके से आता है और इधर का अपना पूर्वी घाट, ये अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। ओके,
ये घाट इस जगह पे आके मिल जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं वो इन दोनों घाटों को मिलाने का काम करती हैं। पूर्वी घाट के जो पठार हैं और इधर की साइड में अपना पश्चिमी घाट के जो पठार हैं उनको मिलाने का काम करती हैं। ओके, और सबसे ऊंची चोटी जो मैंने बताई थी साउथ की, वो है अन्नामुडी पर्वत श्रेणी जो अपना केरल में है। ओके, और नीचे की साइड में यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई पहाड़ियां ये, और सबसे नीचे की साइड में इलायची पहाड़ियां या कार्डमन हिल्स हैं। ओके, और वैसे आपने अगर ध्यान दिया हो तो अब बड़े बड़े एग्जाम्स में ऊपर से नीचे की साइड में श्रेणी पूछी जाती है कि ऊपर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, नीचे कौन सी है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप ये याद करने की कोशिश करना, मैं दोबारा ऊपर से नीचे आपको क्रम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे अपना अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियां। नीचे आते हैं तो बालाघाट पर्वत श्रेणियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई और अपनी कार्डमन हिल्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इनके बीच में से नदियां निकल के जा रही हैं, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ठीक है, इधर की साइड में महानदी और गोदावरी, इस तरीके से नदियां निकल के जा रही हैं। अगर उड़ीसा वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी चोटी है। ओके, उड़ीसा में स्थित है। और अगर नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें उसका नाम है दोदा और जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। दोदा तमिलनाडु के अंदर है। तो ये अपना पठार है, इन पठारों के विभिन्न भाग हैं, इन भागों को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पठार, ठीक है। सबसे पहले मालवा का पठार, लावा निर्मित पठार है, काली मिट्टी पाई जाती है। एमपी दक्षिण पूर्व राजस्थान जो अपना झालावाड़, कोटा, बारावाला क्षेत्र है वहां पे दक्षिण पूर्व राजस्थान में, ठीक है। तो वहां पे यही है मालवा का पठार। ओके, उसके बाद में बुंदेलखंड का पठार, ग्वालियर पठार और विंध्य श्रेणी के बीच में है अपना बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर उत्खात भूमि जो निर्माण होता है। ओके, छोटा नागपुर का पठार जो है वो राजमहल की पहाड़ियों से महानदी तक फैला हुआ है और खनिज संसाधनों से ये भरपूर है। दंडकारण्य पठार दक्षिण छत्तीसगढ़ से और पूर्वी महाराष्ट्र के बीच में है, अनुपजाऊ है और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। मेघालय का पठार जिसे शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है, इसके दक्षिण में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। और जो इंपॉर्टेंट है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो दक्कन का पठार। अच्छा देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन मत करना, एक शब्द बोला मैंने प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार मैंने ओवरऑल बोला, जैसे कि इंडिया का मैप है, इसमें नीचे वाला जो हिस्सा है इस सब को शामिल करते हुए इसे मैंने बोल दिया प्रायद्वीपीय पठार। अब ये प्रायद्वीपीय पठार के अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। जैसे यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, इस तरीके से अलग अलग हिस्से हैं। इन अलग अलग हिस्सों में दक्कन का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्षेत्र में वो दक्कन का पठार है इस जगह पे। ओके, तो अब दक्कन का पठार देख लेते हैं। दक्कन का पठार में 3 भाग हैं, दक्कन लावा पठार, लावा निर्मित पठार है, काली कपास मिट्टी पाई जाती है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना के अंदरूनी भाग में स्थित है, गोदावरी नदी इसे 2 भागों में विभाजित कर दी है। मैसूर का पठार लो एस्क धनी है और बाबा बूदन की पहाड़ियां इसका हिस्सा है मैसूर के पठार का। तो अपना प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है दक्कन का पठार, और डायरेक्टली हम इसे ऐसे भी बोल देते हैं कि दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार को भी। ओके, तो इस तरीके से आप कंफ्यूजन में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रायद्वीपीय पठार उसका छोटा सा हिस्सा है दक्कन का पठार, छोटा नहीं बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा एक्चुअली में, बाकी पठार छोटे छोटे हैं, दक्कन का पठार जो है वो सबसे बड़ा है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने आपके लिए ब्लैंक मैप दिया है, ब्लैंक मैप में आप अपनी प्रैक्टिस करना, भरने की कोशिश करना। ये कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वत श्रेणी। ये कौन सी है? विंध्याचल। नीचे सतपुड़ा। ओके, और नीचे की साइड में आपको ये पता ही होगा इस साइड में कौन कौन सी घाट वाले पर्वत हैं, और इनमें सबसे नीचे वाली चोटी ऊंची कौन सी चोटी है, ये कौन से पठार हैं। इधर की साइड में अपना मेघालय वाले जो पठार हैं वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस करना पीडीएफ में भरने की। अब अगले अपना ज्योग्राफिकल डिवीजन है उसकी तरफ चलते हैं, उसका नाम है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पठार है, अब जहाँ पे ये पठार खत्म हो जाते हैं पूरब वाले हिस्से में, ये अपना पूरब वाला हिस्सा है, इसमें पूरब वाले हिस्से में इनके बीच में से नदियां निकल के जा रही हैं। इन नदियों के कारण यहाँ पे मैदान निर्मित हो गए हैं, इस जगह पे मैदान निर्मित हो गए हैं, और इन मैदानों को ही तटीय मैदान बोला जाता है। इधर की साइड में कौन से हुए? पूर्वी घाट तटीय मैदान, और यहाँ पे छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये अपना पश्चिमी तटीय मैदान। ओके, तो ये 2 भागों में बांटा जाता है तटीय मैदानों को, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। देखते हैं पश्चिमी तटीय इधर वाला, पूर्वी इस साइड वाला जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, और पश्चिमी जो अपना अरब सागर से। पश्चिमी तटीय मैदान अधिक विविधता पाई जाती है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वहां पे। ठीक है, चौड़ाई कम है वहां पे, औसत चौड़ाई जो है वो 60 किलोमीटर के आसपास में। कच्ची की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक जो है वो ये मैदान फैला हुआ है।
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर चौड़ाई सर्वाधिक है इसकी, 80 किलोमीटर के आसपास में। नदियां छोटी और तीव्रगामी होती हैं। नदियां जो निकल के जा रही हैं इधर की साइड में से, अब ये जो पहाड़ी इलाका है इधर की साइड में तो अपना पठार हो गया, पूरा ये पठार हो गया, ओके। इन पठारों से नदियां निकल के जा रही हैं, छोटी छोटी नदियां और तीव्र गति से जाएंगी। बाकी इधर की साइड में जो जा रही हैं उनकी लंबाई अधिक है और ये लंबे समय तक बहेंगी, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नदियां जो है इधर वाली जो है वो छोटी हैं और तीव्रगामी नदियां। नदियां मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। कयाल, कयाल क्या होता है? पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले पश्च जल, यानी समुद्र का हिस्सा कुछ जमीनी भाग के अंदर घुस जाता है तो वहां पे झील टाइप में निर्माण हो जाता है, तो उसे केरल में कयाल बोला जाता है। बैक वाटर जब अंदर घुस जाता है वहां पे केरल वाले क्षेत्र में तो उसे बोला जाता है, पश्चिमी तट वाले हिस्से में उसे बोला जाता है कयाल, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ पश्चिमी तटीय मैदान। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। चौड़ाई तुलनात्मक रूप से अधिक है। तुलनात्मक किससे कर रहे हैं हम? तुलना कर रहे हैं हम अब पश्चिमी घाट से, तो यहाँ पे पूर्वी घाट की चौड़ाई आपको अधिक दिख रही होगी, ओके। चौड़ाई अधिक है। स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं मैदान। मुख्य नदियां कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इनकी जो नदियां हैं वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। और उधर पश्चिमी वाली जो है वो ज्वार नदमुख बनाती है, ओके, ज्वार नदमुख बनाती है। इधर की साइड में डेल्टा का निर्माण करती है। प्रमुख झीलें, लैगून झीलें कौन सी हैं? लैगून झील का मतलब क्या हुआ? समुद्र का पानी जब अंदर तक आ जाता है लैगून बना देता है, तो प्रमुख लैगून झील है। यहाँ पे चिल्का झील जो उड़ीसा में है, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। अब चिल्का झील जो है वो काफी बड़ी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। एक्चुअली में ये समुद्र का ही हिस्सा है, थोड़ा सा समुद्र से टच है, थोड़ा सा भाग समुद्र से टच है, लेकिन वो झील सा बना हुआ है चारों तरफ से घिरा होने के कारण, तो चिल्का झील है। ये खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। और उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो मैदान है, पूर्वी मैदान, तटीय मैदान, उसको बोला जाता है उत्कल का मैदान। ये आप देख लीजिए मैप में वही सारी चीजें। पश्चिमी घाट, इनसे नदियां निकल रही हैं तो बन रहा है पश्चिमी तटीय मैदान। इधर पूर्वी घाट है, इनसे नदियां निकल रही हैं तो उनसे बन रहा है अपना पूर्वी घाट मैदान, ओके। और ये तट मैंने आपको बताया, कोरोमंडल तट, मालाबार तट को, ये तट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ओके, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बीच में कन्नड़ तट भी बताया था मैंने यहाँ पे, ओके। ये ब्लैंक मैप है, आप खुद से ट्राई करना समझने की और एक तरीके से इसे भरने की भी कोशिश करना अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, ओके। अब हम ना पांचवा जो समूह है वो द्वीप समूह पे चलते हैं और उसके बाद हम गूगल मैप पे चलेंगे, ओके। द्वीप समूह की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये दो भागों में हम द्वीप समूह को बांट के पढ़ लेते हैं, ओके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, ये आपको पता ही है और अभी थोड़ी देर में गूगल अर्थ में दिखाने वाला हूं। और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में। ये 38 द्वीपों पर मनुष्य निवास करता है, बाकी यहाँ पे 300 से ऊपर द्वीप हैं, ओके। 300 से ऊपर छोटे मोटे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, ओके। सर्वोच्च चोटी अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सैंडल चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 738 मीटर है, ठीक है। तो याद करनी पड़ेगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल द्वीप, ओके। उसके बाद बात करें बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप किस में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है, ओके। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दक्षिणतम बिंदु शुरुआत में बताया कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। लक्षद्वीप समूह की बात करें, अरब सागर में है ये। 10 द्वीपों पर मानव का निवास है, बाकी 36 द्वीप माने जाते हैं। बाकी सब के सब जो बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? कोरल से बने हुए हैं, शैवाल से बने हुए हैं। यहाँ पे भाषा मलयालम बोली जाती है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अगर आपको याद हो, पहले बता चुका हूं क्या क्या अलग करता है, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखना, ओके। 95% जो जनसंख्या है वो एसटी की है। अन्य प्रमुख द्वीप क्या है भारत के? ये तो हमने देख लिए बड़े रूप में, अंडमान निकोबार, और उसके अलावा अपना दूसरा देख लिया लक्षद्वीप समूह। अन्य द्वीप कौन से हैं? पम्बन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी में आदम ब्रिज का हिस्सा है, पहले बता चुका हूं, आगे भी दोबारा गूगल अर्थ के थ्रू बता दूंगा। श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश के पास पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। उसके बाद में न्यूमिड द्वीप, ये बंगाल खाड़ी में है, भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है और निक्षेप से निर्मित हुआ नवीन द्वीप है, ओके। और मांजुली द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में गूगल अर्थ की तरफ चलते हैं और वहां पे ये सारी जो ज्योग्राफिकल डिविजन्स मैंने आपको बताए इन्हें अच्छे तरीके से समझते हैं, 3D में समझने की कोशिश करते हैं। गूगल अर्थ जो सैटेलाइट यूज करता है और सैटेलाइट से जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिक जैसी भी है वैसी देखती है।
अब गूगल अर्थ में हम यूज करते हुए सब कुछ समझते हैं। चलो अब हम गूगल अर्थ में चलते हैं और ये अपना भारत का जो ज्योग्राफी के डिवीजन 5 भाग बताए हैं उनको समझते हैं। छठवां भाग भी गूगल अर्थ में देख लेते हैं। ओके, चलिए हम गूगल अर्थ। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये अपना अर्थ है और गूगल अर्थ में यूज कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा होगा 23.5 डिग्री वाला, एंड नीचे की साइड में इक्वेटर है ये अपना, ओके। ऊपर की साइड में अपना इंडिया का है और डिग्री सारे दिख रहे हैं आपको कि कौन सा डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। सो मैं आपको ऊपर से शुरू करता हूँ, अपने जम्मू कश्मीर वाले इलाके से, हिमालय वाले क्षेत्र से शुरू करते हैं। ओके, मैंने बताया था कि भारत का जब भौतिक विभाजन माना कि किया जाता है तो उसे नॉर्मली 5 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर अपना हिमालय, उसके बाद में अपना उत्तर का मैदान या गंगा यमुना वाला मैदान जो है, उसके बाद में हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार पे चल जाते हैं और उसके बाद में तटीय मैदानों पे आ जाते हैं और लास्ट में हम द्वीपों को देखते हैं। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड उसके अलावा लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ माउंटेन्स को देखेंगे। मैंने हिमालय का जब बताया था तो मुख्य हिमालय और मुख्य हिमालय से ऊपर की साइड में ट्रांस हिमालय बताया था। ओके, मुख्य हिमालय से ऊपर की साइड में ट्रांस हिमालय बताया था। ट्रांस हिमालय में मैंने काराकोरम एंड उसके साथ साथ में आपको एक श्रेणी बताई थी जिसका नाम था लद्दाख श्रेणी। बीच में मैंने बताया था सोडा का पठार, लद्दाख का पठार और वहाँ पे अक्साई चिन्ह का मैदान भी बताया था। मुख्य हिमालय के 3 भाग बताए थे, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलो ऊपर ही ऊपर की साइड में जो काराकोरम श्रेणी बताई थी उसमें मैंने सबसे ऊंची एक चोटी बताई थी आपको K2। उस K2 को मैं आपके लिए दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ओके, K2 को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। K2 की तरफ चलते हैं हम, K2 ढूंढते हैं एंड K2 मुझे सर्च करना पड़ेगा। बाकी ये बहुत सारी अच्छी ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे और बीच बीच में अगर बने हुए हैं तो वादियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे और घाटियाँ बनी हुई हैं, बट यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। जैसे कि उंजा घाटी मैंने आपको बताया था, बाकी वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। राइट नाउ मुझे K2 सर्च करना पड़ेगा, जैसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ओके, K2 में सर्च कर ले। K2 ग्लेशियर मैंने सर्च कर दिया है और गूगल अर्थ की तरफ से हम वहाँ पहुँच गए हैं। इसको हम 3D में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, 3D में व्यू करने की कोशिश करते हैं K2 ग्लेशियर को। देखिए ये अपना 3D व्यू है, कितना शानदार व्यू आपको लग रहा होगा। ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि मैंने बताया था ना, हिमालय अलग ही व्यू देखने को मिलता है। इस तरीके से आप हिमालय को देखें तो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं K2 और K2 जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है भारत की। सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। ओके, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये 3D मैप है गूगल की तरफ से। बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्लेशियर जमे हुए हैं, बर्फ़ के हुए हैं। इधर की साइड में हिमाच्छादित है पूरा का पूरा। ओके, सो राइट नाउ हमने K2 देख लिया है। K2 की कुछ एक इमेज है, अगर देखना चाहें तो ये अपनी K2 है। ओके, ये K2 वाला क्षेत्र है, जैसे गॉडविन ऑस्टिन और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की, वहाँ पे चलते हैं। ओके, माउंट एवरेस्ट की तरफ चलते हैं और गूगल अर्थ हमें माउंट एवरेस्ट की तरफ ले जा रहा है। नेपाल ले जाएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी है अपने विश्व की, ये माउंट एवरेस्ट है। एक्चुअली में चाइना और नेपाल के बीच में बॉर्डर बना रही है, बट हिस्सा इसे चाइना का ही माना जाता है। इस तरीके से आप इन्हें घुमा रहा है ये पूरा का पूरा, और बॉर्डर भी है इसके बीच में। ओके, ये माउंट एवरेस्ट आपको दिख रही होगी, कितनी शानदार व्यू आपको देखने को मिल रहा है। अच्छे से गौर से इसे देखिए, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट है। ओके, ये 3D व्यू है, 3D व्यू ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और सबसे ऊंची चोटी है ये, उसके आसपास में भी आपको बहुत सारी दिख रही होंगी। ओके, तो ये अपना माउंट एवरेस्ट हुआ, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो थी वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा थी, काराकोरम का हिस्सा थी। ओके, उसके अलावा हम सिक्किम की साइड में चलते हैं, तो सिक्किम में अपने इंडिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा की तरफ हम चल रहे हैं, ये कंचनजंगा पर आ गए हैं। ओके, ये चोटी है कंचनजंगा जो इंडिया के अंदर स्थित है। बाकी K2 जो है वो है तो इंडिया का भाग, लेकिन वर्तमान में उस पर जो कब्जा है वो पाकिस्तान का है। तो ये कंचनजंगा चोटी है जिसे आप घूम लीजिए इस तरीके से। ओके, यहाँ पास में ही बॉर्डर है नेपाल के साथ में। ओके, ये अपना इंडिया। अच्छा, इंडिया को 3D व्यू में देखने की कोशिश कीजिए। 3D व्यू में आपको कैसा दिखता है नीचे की साइड में, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, एक बार मैप में बताया था। नीचे की साइड से अगर समुद्र की तरफ से देखते हैं तो कैसा दिखता है। सबसे पहले तो वहाँ पे ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है थोड़ा सा, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। यस, राइट नाउ
इसे जूम आउट कर दिया है सीधा करने पे। अच्छा ठीक है, कुछ एक पर्वत चोटियाँ देखते हैं और दर्रे देखते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि मैं जोजिला दर्रा आपके लिए दिखाने की कोशिश, जोजिला पास जो है दर्रा कैसा होता है वो देख लीजिए, किस किस तरीके से बीच में गैप होता है वो देख लीजिए। जोजिला दर्रा जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये जो बीच का रास्ता आप देख रहे हैं जोजिला दर्रा, ये बीच वाला जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ के थ्रू पुराने समय पे और आज के समय पे भी लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहाड़ों के बीच में से कुछ रास्ते टाइप का जो होता है, पास जिसे बोलते हैं, दर्रा जो बोलते हैं, ये रास्ता होता था पुराने समय पे। ओके, और इसके अलावा आपको मैं जो तिब्बत वाला है, तिब्बत क्षेत्र में जाने के लिए सिपलिका दर्रा और सिक्किम में है नाथुला दर्रा, दोनों ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ से कैलाश, जो अपना कैलाश पर्वत श्रृंखला है, वहाँ के लिए, कैलाश के लिए यात्रा करने जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बीच में आप दर्रा देख रहे हैं, बस ये मैप इसलिए दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए दर्रे क्या होते हैं। बीच में गैप जो होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये बीच में जो ये जोजिला पास लिखा हुआ है, ये बीच वाला जो हिस्सा है वो दर्रा होता है। ओके, जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जोजिला पास का ही कुछ ना कुछ हिस्सा है। ओके, अब इसके बाद में हम चलते हैं जो मैंने आपको सिक्किम की साइड में बताया था, नाथुला दर्रा। तो ये हमें गूगल अर्थ इधर की साइड में लेके आ गया है, सिक्किम वाले क्षेत्र में। ये नाथुला का एरिया है, यहाँ पे कोई सिटी बसा हुआ है, कुछ ऐसा दिखा रहा है। बट ये नाथुला पास जो है इसके पास में ही है। आई थिंक ये इसके आसपास वाला इलाका जो है वो नाथुला पास का ही है। यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो सिक्किम में है नाथुला पास, जो कि अपना तिब्बत के लिए रास्ता बनाता है। तिब्बत के लिए रास्ता जो है वो यहाँ होके जाता है, और अगर कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्री जाते हैं वो यहीं होकर के जाते हैं। ओके, अच्छा, नदियों को देखने की कोशिश करते हैं हम, नदियों को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। और ये मैप जो है वो घूम गया है, इसे मैं सीधा कर देता हूँ। ओके, नदियों को देखने की कोशिश करते हैं, यानी हम दूसरे नंबर पे आते हैं। ओके, अच्छा, बीच में आपको दून वगैरह भी बता देता हूँ, जैसे देहरादून जिन्हें घाटी बोला जाता है। श्रीनगर की घाटी देख लीजिए एक बार, ये आप देखिए श्रीनगर वाला क्षेत्र, चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिख रहे होंगे, लेकिन बीच में मैदान वाला एरिया बना हुआ है, यहाँ पे मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे कश्मीर की घाटी है ये, यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, इसके बहुत सारे ज़िले हैं, श्रीनगर, बड़गांव, ठीक है, चेहरे शरीफ, पुलवामा, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ज़िले हैं, बारामूला, सोपेरे, इस तरीके से यहाँ पे ज़िले हुए हैं। ये श्रीनगर सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे। ओके, एंड ये कश्मीर घाटी है, ये आप देख लीजिए, बीच में मैदान टाइप का बना हुआ है, बीच में शहर बसे हुए हैं, और ये श्रीनगर शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आतंकी घटनाएं होती हैं। ओके, और इसमें आपको अगर फेमस जगह आपको देखनी है तो आपके लिए लाल चौक में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और लाल चौक की यात्रा भी कराने की कोशिश करता हूँ। ये हम कश्मीर घाटी के बीच में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको ज़िले दिख रहे होंगे, अनंतनाग, शोपियाँ, पुलवामा, ठीक है, यहाँ पे श्रीनगर, पंपोर, बड़गाम, और ये बहुत सारे आपको अलग अलग ज़िले हैं, ये कश्मीर के हिस्से हैं। बारामूला, कुपवाड़ा, ठीक है, हंदवाड़ा, ये सारे के सारे जो हैं वो कश्मीर के ही ज़िले हैं। और ये बीच में क्या है, कश्मीर घाटी है, एक्चुअली में पहाड़ों के बीच में बसी हुई है ये पूरी की पूरी घाटी। ओके, तो यहाँ पे हम श्रीनगर शहर की तरफ चलते हैं। ये श्रीनगर शहर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, और ये झेलम नदी है। ओके, झेलम रिवर, ये रही झेलम रिवर, और इसी के किनारे जो मैंने आपको बताया था जो डल लेक है वो इसी के किनारे है। ओके, तो हम डल लेक भी देख लेते हैं। डल लेक कहाँ पे है, एक्चुअली में वो आज के समय पे उसका काफ़ी कम वहाँ पे वो रह गया है। एक्चुअली में आज के समय पे डल लेक जो है वो थोड़ा बहुत कम होती जा रही है। देखिए ये डल लेक है, ठीक है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये पूरे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के बहुत बड़े हिस्से को कवर करती है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से को कवर करती है। ओके, अब इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जगह है जिसका नाम है लाल चौक। तो लाल चौक की तरफ चलते हैं हम। ये रहा लाल चौक। ओके, जो जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस पॉइंट है, ये लाल चौक है। इसका हम 3D व्यू देखते हैं। ये लाल चौक है, तो यहाँ पे लाल चौक की यात्रा करते हैं हम। ये लाल चौक वाला पॉइंट है जहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है लाल चौक जम्मू कश्मीर का। ओके, और यहाँ पे पास में ही बहुत सारे अलग अलग धर्मों के तीर्थ स्थल हैं। ओके, तो ये अपना आपने हिमालय कवर कर लिया है। ओके, अब उसके बाद में हम चलते हैं मैदानी भागों की तरफ। मैदानी भागों में अपना उत्तर का मैदान है, जो ऊपर से नदियाँ आती हैं उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लेके आई गई उसके कारण यहाँ पे मैदान निर्मित हुए हैं। देखिए, इस सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो निकल के आ रही है वो गंगा नदी है, ठीक है। उसके अलग अलग भाग हैं और बीच में यहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है, ये आपको पता ही है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। ओके, टिहरी बांध, और जैसे ही ये हरिद्वार है, ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद में आता है हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा नदी जो है वो मैदान में प्रवेश कर रही है। उससे ऊपर क्या है आपको दिख रहे होंगे, पहाड़ दिख रहे होंगे वो उससे ऊपर। ओके, हरिद्वार से गंगा नदी अपने मैदान में प्रवेश कर रही है उत्तराखंड और यूपी के बाद में। ओके,
इसकी एक सहायक नदी ये आपको दिख रही होगी, अपना यमुना नदी है। ओके, ये कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बाद में यहाँ पे अपना इधर की साइड में नीचे जो है वो एंटर कर रही है मैदानी भागों में। ओके, और ये जो मिलती हैं वो कहाँ पे आके मिल जाती हैं दोनों ही नदियाँ, ये मिलेंगी आपको अपना इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज पे यमुना और गंगा दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं। ओके, ये यमुना नदी आ रही है और उधर की साइड से गंगा नदी आ रही है, दोनों नदियाँ यहाँ पे इलाहाबाद में आके मिल जा रही हैं। ये अपना इलाहाबाद है। ओके, एंड इसके बाद में ये कंटिन्यूसली नदी चलती रहती है और आगे जाने पे एक नदी और जो मिल रही है इसमें, वो नदी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस नदी का नाम जो है, आगे जाने पे बलिया से थोड़ा सा आगे इसमें अपना सोन नदी भी मिल जाती है। ओके, और ये गंगा नदी चलती रहती है और आगे ये बांग्लादेश वाले हिस्से में चल जाती है। बांग्लादेश वाले हिस्से में जाने से पहले इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरिका जो है वो हुगली नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो हुगली वितरिका जो है वो इधर की साइड में पानी लेके जाती है, नीचे की साइड में कलकत्ता के आसपास में होते हुए। और यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, डेल्टाज का। और ये सुंदरवन नेशनल पार्क है। आप ये डेल्टा देख लीजिए किस तरीके से मिट्टी का जमाव होता है, क्योंकि पानी जब धीमे पड़ जाता है तो उसके बाद में मिट्टी का जमाव हो जाता है और वहाँ पे जो है वो एक तरीके से दलदली ज़मीन बन जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विविधता होती है उस क्षेत्र में। ओके, सुंदरवन डेल्टा देख लीजिए, इसकी थोड़ी सी आप यात्रा कर लीजिए। ये सुंदरवन डेल्टा है 3D में। 3D में देख लीजिए कितना दलदली इलाका है और कितनी विविधता आपको इसमें दिख रही होगी। कुछ अगर इमेज देखने हो तो इमेज देख लीजिए अगर आप चाहें तो। ये 2D है एंड ये 3D व्यू है इसका। ओके, तो ये अपना सुंदरवन डेल्टा है, बहुत सारी अलग अलग वितरिकाओं के रूप में यहाँ पे बना हुआ है। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सुंदरवन डेल्टा से आगे निकलते हुए अपना जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल के आ रही है, ऊपर से आ रही है अपने तिब्बत वाले क्षेत्र में। ओके, और इंडिया में एंटर कर रही है अपना अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद में असम में आ जाती है, ये आपको दिख रहा होगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, इसमें बीच में मुझे आपको मांजुली द्वीप दिखाना था। ओके, ये आ गया मांजुली द्वीप। ठीक है, देखो ये एक्चुअली में नदी के बीचों बीच में आपको दिख रहा होगा, नदी के बीचों बीच में है ये मांजुली द्वीप, आपको दिख रहा होगा तो। ओके, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है, ये मांजुली द्वीप का ही हिस्सा है। ओके, तो इसी के लिए ये पूरा विश्व में फेमस है मांजुली द्वीप, क्योंकि ये नदी है चारों तरफ इसके और बीच में मांजुली द्वीप या मांजुली शहर है वहाँ पे। ओके, और लोग रहते हैं और एक्चुअली वहाँ पे MLA के चुनाव भी होते हैं मांजुली। कुछ इमेज देख लीजिए मांजुली द्वीप की, ये इस तरीके से, जिसके चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है और बीच में ये मांजुली द्वीप है, बहुत फेमस है विश्व का। ओके, तो ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में स्थित है। ओके, एंड राइट नाउ हम साउथ में चलते हैं एंड अपना प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं। या अब ये 3D का व्यू कर देता हूँ मैं। 3D व्यू में आप देखेंगे तो ये ऊंचे ऊंचे आपको थोड़ा बहुत पठार वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, पठारी इलाका है। अगर थोड़ा सा स्पीड स्लो होने के कारण थोड़ा सा ब्लर है, जस्ट टेक सम टाइम और उसके बाद में यहाँ पे सब क्लियर देखने लग जाएगा। देखिए ये पूरा अपना पठारी इलाका है, अलग अलग भागों का पठारी इलाका है यहाँ पे। ओके, एंड इसमें से अगर आप देखना चाहें तो अपने अरावली पर्वतमाला को देख लीजिए। ये अरावली पर्वतमाला है, उदयपुर, राजसमंद, देवगढ़, ब्यावर, अजमेर, ठीक है, इधर से निकलते हुए अपना सीकर होते हुए और दिल्ली तक जाता है, गुरुग्राम दिल्ली तक जाती है अरावली पर्वतमाला। बीच में यहाँ पे सांवर झील है। ओके, एंड उसके अलावा इधर की साइड में अपना कोटा वाले क्षेत्र में यहाँ पे मालवा पठार का हिस्सा है, ये पठार का हिस्सा है मालवा पठार का। एंड अगर देखें तो नीचे की साइड में आपको दो नदियाँ मैंने बताई थी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। ओके, ये आप देखिए क्लियरली इसे समझ। और जो आपने सुना होगा जो नाम उसका सरदार सरोवर डैम जो बना हुआ है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो उसे हम देखने की कोशिश करते हैं, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम को। ओके, और सरदार सरोवर डैम के पास में ही अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। ओके, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी देखते हैं हम, उसे अच्छे तरीके से समझते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये रहा, देखिए यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है सरदार पटेल जी का। ये इस समय ये देखिए, इसका मैं 3D दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, 3D दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसे हम चारों तरफ से घूमने की कोशिश करते हैं। ये अपना सरदार सरोवर डैम के पास में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये सरदार जी हैं, सरदार वल्लभ भाई जी, और इनका बहुत बड़ा यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। ओके, और ये डैम के किनारे ही है। ओके,
एंड इसका कुछ अगर आपको 3D व्यू देखना है तो यहाँ पे देखने की कोशिश कर लीजिए कितने बड़ा पिक्स है यहाँ पे। ये सरदार जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये उसके अंदर से लिया गया फ़ोटो है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। ओके, चलो हम चलते हैं आगे एंड राइट नाउ तटीय क्षेत्र देख लेते हैं। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार तो हमने देख लिया, अब तटीय क्षेत्र देख लेते हैं, तटीय हिस्सा। कुछ तटीय हिस्से मैंने दो बताए थे, एक तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब पूर्वी तट जो है वो नदियों के द्वारा बनाया जा गया है, मैदान जो बनाया गया है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं बिल्कुल जो तट से सटा हुआ है, यहाँ पे मैदानी इलाका है। ओके, एंड पश्चिमी तट ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, बिल्कुल सकरा सा है पश्चिमी तट। ओके, एंड आपको मैं श्रीलंका वाला हिस्सा तो दिखा ही चुका हूँ, पम्बन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप और पाक स्टेट में आपको बता चुका हूँ। ओके, एंड उसके अलावा मैं आपको अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बता चुका हूँ, उसका अंतिम बिंदु भी बता चुका हूँ, इंदिरा पॉइंट भी आपको बता चुका हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपको पता ही है, पोर्ट ब्लेयर है। और साथ साथ में मैंने आपको लक्षद्वीप भी बताए थे, तो ये लक्षद्वीप वाले हिस्से ही हैं। ओके, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और ये सारे के सारे किस चीज़ से निर्मित हैं? प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप हैं। ओके, प्रवाल भित्तियों से निर्मित हैं, इसके कारण यहाँ पे जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9-10 मीटर के आसपास में ही है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हैं। नीचे की साइड में मालदीव आ जाते हैं और ये मालदीव वाला इलाका है, और ऊपर इधर की साइड में अपना लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। ओके, आई थिंक ये अपना गूगल 3D मैप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादातर मैंने भाग जो हैं वो दिखा दिए। बस इधर की साइड में ये जो रेगिस्तानी इलाका है, ये आप देख लीजिए, रेगिस्तानी इलाका है इधर की साइड में, जैसलमेर, बाड़मेर। अपना जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें ज़्यादातर हिस्सों में रेगिस्तान है। ओके, जैसलमेर का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है अपने किले के लिए, जिसे स्वर्ण किला बोला जाता है। तो ये अपना जैसलमेर है, चारों तरफ रेगिस्तानी रेगिस्तान है। ओके, तो अपना ये क्लियर होता है। और हम एक्चुअली में इंडिया की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अभी 3D व्यू में गूगल ने नहीं डाली हैं, और स्ट्रीट व्यू भी उनका नहीं लिया हुआ है। बाकी जैसे विदेशों में आपको घुमाने ले चलूँ तो कोई ना कोई जगह ऐसी मिल जाएगी जहाँ पे वो बहुत स्पेशल जगह देखने को मिलेंगी 3D में। 3D में अगर घूमेंगे तो ये 3D का है, एक बार मैं इसे घुमा देता हूँ आपके लिए। देखिए फ्रांस का कितना अच्छे तरीके से गूगल ने बनाया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ है। ओके, चलो ये अपना इंडिया में भी धीरे धीरे आएंगे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो उन्होंने पूरे तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं सिटीज़ की वो 3D मैप। ओके, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको मैं लंदन में टेम्स नदी के किनारे लंदन को दिखाऊं तो उस समय जो वहाँ का झूला है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। उसके अलावा आप पेरिस का अगर देखेंगे, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर देखना चाहिए, ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप ये देख लीजिए। ये अपना गूगल 3D मैंने आपको बता दिया, आप खुद से यूज किया करें इन सब चीज़ों को। बट अपना इंडिया का मैंने आपको 3D व्यू सारा का सारा बता दिया है। ओके, आई थिंक आपको इंडिया का ज्योग्राफिकल डिवीज़न जो है कंप्लीट हो गया होगा। तो अभी हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? पासेज आपको गूगल अर्थ में मैं दिखा चुका हूँ। अगर दो घाटियाँ हैं, दो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के बीच में तो होती है घाटियाँ, और जो बिल्कुल सकरी सकरी पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में एक रास्ता बन जाता है, ठीक है, जहाँ से लोग अंदर आते हैं। ओके, अब यहाँ पे भारत में इधर की साइड में मैंने आपको बताया था, यहाँ से अपना पामीर नोट है, इधर की साइड में हिमालय, इधर की साइड में हिंदू कुश पर्वतमाला है। तो बीच में बहुत सारे दर्रे हैं जिनके रास्ते से विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे। ओके, और राइट नाउ भी इन दर्रों के सहारे से ही अभी रोड निकलते हैं पहाड़ियों के बीच में, ऐसे स्थान है। ओके, तो अब इसमें वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट इतना पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बट आपको याद करना है। तो हम राज्यवार दर्रे देख लेते हैं। देखो जम्मू कश्मीर के दर्रे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। बनिहाल दर्रा है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। ये जम्मू और श्रीनगर दोनों को जोड़ने वाला है, और जवाहर सुरंग जो है वो इसी से निकल के जा रही है। ओके, तो बनिहाल दर्रा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट दो शहर हैं जम्मू और श्रीनगर, उनको जोड़ता है। ओके, पीर पंजाल दर्रा, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग जो है वो पीर पंजाल दर्रा के माध्यम से। बट ये आपको बस इतना याद रखना है, एग्जाम में बस सीधा सीधा ऐसे पूछा जाएगा कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है, मिनीटेक दर्रा किस राज्य में है, अघिल दर्रा किस राज्य में, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बुर्जिल, मिनटेक, अघिल एंड काराकोरम और जोजिला दर्रा। ठीक है, तो इनमें से और ज़्यादा याद नहीं रख सको वो ठीक है, बात अलग है, बट आप इनमें से बनिहाल दर्रा याद रखना, पीर पंजाल याद रखना, बुर्जिल याद रखना,
काराकोरम याद रखना और जोजिला, ठीक है। काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और चीन को जाने वाली सड़क यहीं होकर गुजरती है। ये अपना पाकिस्तान और चीन के बीच में जो करार हुआ है वो उसकी रास्ता जो है वो यहीं होके जा रहा है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह का रास्ता है, यानी लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है उसके लिए श्रीनगर से जो अपना लेह और लद्दाख के लिए जो रास्ता जा रहा है वो जो जोजिला दर्रे से या जोजिला पास से होते हुए जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके। बुर्जिल दर्रा, ये आपको दिख रहा होगा बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर से अपना लेह लद्दाख का रास्ता। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा अपना जम्मू से लेके श्रीनगर के लिए रास्ता जा रहा है, ओके। उसके अलावा मिनटेक ये जो है अपने बॉर्डर पे, और अघिल दर्रा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। काराकोरम दर्रा ये चीन के लिए रास्ता है, ठीक है। तो ये अपने जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए, ओके। अब अगला राज्य देखते हैं हिमाचल, जहाँ पे भी अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहीं पे दर्रे मिलेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप दर्रे ढूंढने लग जाओ, जहाँ पहाड़ियाँ होंगी वहीं पे दर्रे होंगे। जैसे कि बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपिकिला दर्रा, ये 3 जो हैं वो हिमाचल के हैं। अब ये याद रखने हैं, कैसे भी आप याद करो, इन्हें याद करने की ट्रिक बना लो, बट याद रखने हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा, रोहतांग और सिपिकिला दर्रा, ये आपको याद ही रखने हैं। एग्जाम में सीधा नाम बोलेंगे कि रोहतांग दर्रा किस जिले में, या ऐसा दे दिया जाएगा 4 दर्रे के नाम दे दिए जाएंगे, रोहतांग दर्रा दे दिया जाएगा, जोजिला दे दिया जाएगा, नीति दर्रा दे दिया जाएगा, और इधर की साइड में राज्य लिख दिए जाएंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिख दिया है, हिमाचल प्रदेश लिख दिया, उसके अलावा उत्तराखंड लिख दिया। अब इन्हें मिलान करो, तो आपको जिस तरीके से मिलाना है वो आपको यहाँ पे मिलाना होता है, ओके। तो अब ये राज्यों के नाम याद रखने पड़ेंगे। हिमाचल में बाड़ालाचा, रोहतांग और सिपिकिला दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा जो लेह व मंडी के बीच का मार्ग है इसमें। रोहतांग दर्रा इसकी ऊंचाई 4631 किलोमीटर है। बाकी सबसे ऊंचा कौन सा है, काराकोरम वाला है, ओके। सिपिकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अभी मैप में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं तीनों। देखो सबसे पहले बाड़ालाचा दर्रा, हिमाचल दर्रा और यहाँ पे सिपिकिला दर्रा ये रहा, जो कि अपना हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। आगे आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं उत्तराखंड वाले। उत्तराखंड में 3 याद रखने, नीति दर्रा, माना दर्रा और धर्मादरी दर्रा, ओके। तो यहाँ पे नीति दर्रा जो उत्तराखंड में 5389 मीटर इसकी ऊंचाई है। मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने का रास्ता जो वो यहीं पे है, ओके। माना दर्रा उत्तरांचल को कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है ये, ओके। और धर्मादरी, तो ये नाम याद रखने उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और धर्मादरी दर्रा। अगला राज्य चलते हैं सिक्किम। सिक्किम का सबसे इम्पोर्टेंट है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेप्सा दर्रा। नाथुला दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। तो ये याद रखना, अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के 2 स्थान इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो उत्तराखंड वाला हुआ, ओके। उत्तराखंड वाला कौन सा हुआ अपना, नीति दर्रा, और अपना सिक्किम वाला कौन सा हुआ, नाथुला दर्रा। सिक्किम वाला नाथुला दर्रा, ओके। जेलेप्सा दर्रा जो है भूटान जाने का रास्ता है। तो सिक्किम के 2 आप याद रखने, नाथुला दर्रा और जेलेप्सा दर्रा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के आपको 4 नाम याद रखने हैं, बोमिडला, यांग्याप, दीपू, पांगसार दर्रा, ठीक है। इनकी क्या खास बातें हैं आप भले याद करो या मत करो, बट ये नाम याद रहने चाहिए कि किस राज्य के अंतर्गत ये आते हैं। जैसे त्वांग घाटी से होकर तिब्बत का मार्ग जो जा रहा है वो बोमिडला दर्रा के थ्रू जा रहा है। इसी दर्रे अपना यांग्याप दर्रा जो है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है, ओके। और दीपू जो है वो म्यांमार सीमा पर दर्रा है, ओके। तो 4 नाम आप याद करने की कोशिश करना, बोमिडला, यांग्याप और दीपू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर का है। इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता है। पालाघाट दर्रा जो है वो केरल में है, वहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं। इसकी ऊंचाई इतनी है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में ये पालाघाट दर्रा है। महाराष्ट्र में 2 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, थालघाट और भोरघाट। मुंबई व पुणे को जोड़ता है भोरघाट वाला, ओके। तो ये तो हो गए अपने दर्रे। बाकी नीचे की साइड में जाएंगे तो महाराष्ट्र में और केरल में 2 ही आपको दिख रहे होंगे। केरल वाले का पालघाट है और महाराष्ट्र वाले थालघाट और भोरघाट है, ओके। ये याद रखने की कोशिश करना। मणिपुर का है तुजू दर्रा। बाकी अरुणाचल प्रदेश के 4 हैं, बोमिडला, यांग्याप, दीपू। सिक्किम के 2 हैं, नाथुला और जेलेप्सा। उत्तराखंड के 3 हैं, नीति, माना और धर्मादरी। हिमाचल प्रदेश के 3 हैं, बाड़ालाचा, रोहतांग और सिपिकिला। और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बता दिए, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्दिल, काराकोरम और जोजिला दर्रा, ओके। मैप में अगर देखें तो यहाँ पे है केरल में पालाघाट दर्रा, ओके। उसके अलावा महाराष्ट्र में है 2, थालघाट और भोरघाट।
ओके, इधर की साइड में अपन मणिपुर में देखें तो तुजू दर्रा जो म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का ही पांगसार दर्रा जो है वो और दीपू दर्रा जो है वो उधर की साइड में अपने म्यांमार से लगे हुए हैं। यांग्याप दर्रा जो है वो इधर की साइड में अपना तिब्बत से लगा हुआ है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। इधर की साइड में बोमिडला दर्रा ये तिब्बत से जोड़ते हैं। ओके, जेलेप्सा दर्रा एंड नाथुला दर्रा ये सिक्किम के हैं। एंड माना दर्रा और धर्मादरा दर्रा ये जो हैं वो अपने यूके के हैं और नीति दर्रा जो है यूके का है। ओके, बाकी अलावा रोहतांग एंड सिपिकला और बाड़ा लाचा का कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो आई थिंक ये आपको दर्रे क्लियर हो गए हैं। तो दर्रों के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना भारत की नदियाँ। एक्चुअली में भारत की नदियों को हम 2 लेक्चर के थ्रू देखने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू अब महातंत्र में यहाँ पे देने वाला हूँ आपके लिए, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का। ओके, और उसके बाद में हम जो है वो पुरानी जो क्लासिकल वीडियो है 1 घंटे की वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर